आज ये लड़ाई जो हिंदुस्तान के बाहर शुरू हुई है, कल हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी। आजादी लड़कर मिलती है, मांग कर नहीं। और इस आजादी की लड़ाई में खून बहेगा, हमारा खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आजादी। हर कहानी जो शुरू होती है उसका अंत निश्चित है, जैसे आदमी के पैदा होने पर उसका अंत निश्चित है। बस उन कुछ कहानियों को छोड़कर जो अपना अंत खुद ही निकल जाती हैं। इसमें 11 लोगों की जानें गईं। अभी अभी ये पक्की खबर मिली है कि सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर और स्वतंत्रता के सेनानी का भी इस दुर्घटना में देहांत हो गया है। ये दिन जापान के लिए भी दुखद है, क्योंकि इसी दुर्घटना में उनके जनरल भी मारे गए। हवाई दुर्घटना से जुड़ी बाकी खबरें हम समय समय पर देते रहेंगे। ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, जिसका अंत 100 कहानियों का आरंभ था। टेलीग्राम। विभावती, गांधी जी कह रहे नेताजी का श्राद्ध मत करना। सुभाष जिंदा है? अगर नेताजी जिंदा है तो फिर बताते क्यों नहीं? कौन जिंदा आदमी अपना मातम मनते हुए देखेगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन के दोस्त हेमंत सरकार। उसका एक ही सपना है कि अंग्रेजों और उनकी सरकार को लात मारकर हिंदुस्तान से खदेड़ना, जिससे आप, मैं, हम सब एक आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके। आपको क्या लगता है कि सुभाष पहली बार गायब हुआ है? कर्ण ने परशुराम को अपना गुरु तो मान लिया, लेकिन परशुराम जानते नहीं थे कर्ण ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। हम तुम्हें श्राप देते हैं गुरुदेव, युद्ध में तुम अपनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। भांजे 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 कहो मामा श्री को। तो सुनो, यही समय है पांडवों को खत्म करने का। होगा मामा श्री, जो आप कहें वही होगा। स्कूल से भागकर तुम यात्रा देखने गए थे। सुबह से ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गया हूं, बताओ क्यों? बाबा, मुझे लगता है मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कल से चुपचाप तुम स्कूल जाओगे और घर वापस आओगे, और मेरी मर्जी के बिना तुम घर से बाहर भी नहीं निकलोगे, समझे? अब जाओ। सुभाष, खेलिए शोभे है। इसके उम्र के बच्चे मिठाई के पीछे भागते हैं, मेले के पीछे भागते हैं, लेकिन ये क्या सनक है?
लेकिन सुभाष, हम घर से क्यों भागे? क्योंकि अब हम आज़ाद हैं। लेकिन इस आज़ादी का करेंगे क्या? जो मन में है वो करेंगे। कुछ गलत हो गया तो? गलती करने की आज़ादी सिर्फ हम इंसानों को मिलती है। ये देखिए इन भेड़ बकरियों को, कभी गलती करती है? नहीं ना। अब तू चुन ले कि तुझे इंसान बनना है या बकरी। चल। उसे अभी नहीं संभालोगे तो बाद में तुम्हें और भी रोना पड़ेगा। तो रो तो अब भी रहे ना। 7 महीने हो गए थे जब सुभाष घर वापस आया अपनी मर्जी से। जब एक 14 साल का लड़का 7 महीने तक अपने माँ बाप से छिप सकता है, तो क्या एक 48 साल का आदमी अंग्रेजी सरकार से बचने के लिए छिप नहीं सकता? वो जिंदा है और वो जरूर वापस आएगा। कोई लाश नहीं, कोई फोटो नहीं। हम क्यों माने कि नेताजी उस प्लेन क्रैश में थे? नेताजी ने ब्रिटिश सरकार को चकमा दिया है। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो राज पे दावा बोलेंगे और उसकी हस्ती को जड़ से उखाड़ देंगे। 25 अगस्त 1945। दुनिया सोचती है कि बोस मर चुका है, क्योंकि बोस चाहता है कि दुनिया सोचे वो मर चुका है, पर वो जिंदा है और इस बात की हमें फिक्र होनी चाहिए। वो मर चुका है स्टैनली, सब कहते हैं वो मर चुका है। उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लोगों का कहना है कि उसने अपनी मौत का नाटक रचा है। अगर ये बात सच निकली तो? सारे गेस्ट आ चुके हैं और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरी नजर से कोई बात छूट गई हो तो? बस बहुत हो गया ये सब। बोस मर चुका है, अब बचा है सिर्फ तुम्हारा ये जुनून। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आप हमको जेल में डाल सकते हैं, हमारी आवाज नहीं रोक सकते। सुभाष बाबू जिंदा हैं और वो जरूर वापस आएंगे। आज इसे खाना और पानी मत देना। सुभाष बाबू जिंदाबाद! सुभाष बाबू जिंदाबाद! ये लोग चाहे जितना भी अफवाह फैला लें, पूरा देश जानता है असली कहानी क्या है। नेताजी जिंदा हैं। जो नेताजी ने भारत की आजादी के लिए किया, वो भारत का एक एक बच्चा जानता है। नेताजी का निधन भारतवासियों के लिए एक बड़ा सदमा है। नेताजी अमर है। अमर होने के लिए मरना जरूरी होता है। नेताजी जिंदा है। तुमको कैसे पता? जैसे तुमको पता। बेटा, भगवान सब चीज़ जोड़े में बनाता है। आदमी, औरत, बीड़ी, माचिस। वैसे तुम्हारे जोड़ का एक और पागल भी है, उसका भी यही कहना है कि नेताजी जिंदा है। अरे हम बता रहे हैं अंग्रेजों की चाल है ये। नेताजी जिंदा हैं और जरूर आएंगे। नेताजी नेताजी नेताजी, पता नहीं कब आएंगे इनके नेताजी। मनहूस आदमी हर बार एक ही बात करता है। हाँ हाँ, बर्मा में मैं उनके साथ लड़ा था। मैं जानता हूं कि नेताजी जिंदा है। हाँ तो पर है कहाँ नेताजी? बर्मा के बाद मिले आप उनसे? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता वो जिंदा है? क्योंकि मेरे पास खबर है कि कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। अरे आप कह रहे हैं क्रैश नहीं हुआ, फिर वो दूसरा कह रहा है कि क्रैश हुआ। कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन कोई प्लेन उड़ा ही नहीं था। अच्छा, प्लेन उड़ा ही नहीं था? हाँ। ये चंदू खाना का कब कहाँ से लाए हैं भाई? राम सिंह, हाँ दरवाजा खोलिए जरा। कैदियों के साथ हम खुद कई दिनों तक कैद खाने में बोस बाबू के जिंदा या मुर्दा होने की जासूसी करते रहे, लेकिन पता कुछ भी नहीं चला, या शायद कोई कुछ बताना चाहता ही नहीं था। सरकार, हम बता रहे हैं आपको, ये सब आपके मन का फितूर है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि प्रिजनर्स को शक नहीं हुआ? अगर वो कुछ छुपा रहे थे, क्या वो तुम्हें बताते? सरकार, सब दिल खोलकर बात की हमसे। बाल बच्चा, बीवी ने कहाँ कसम का नाम गुदवाया है, सब बताया हमको। लेकिन बोस बाबू के बारे में किसी को कोई खबर है ही नहीं। आपको काहे लगता है बोस बाबू जिंदा है? क्योंकि मुझे पता है। 27 साल बीत गए थे और आज भी स्टैनली सुभाष चंद्र बोस से ग्रसित थे। हमको अभी भी 1918 याद है, जब पहली बार बोस बाबू से हमारा सामना हुआ था प्रेसिडेंसी कॉलेज में। वो क्या है? तुम नकल कर रहे हो? नहीं सर, इसमें तो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है।
ओह यस, लाख कोशिश करे तुम लोगों का अंधविश्वासों को मिटाने की, हम हर बार नाकाम ही होते हैं। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम जंगली लोग हो और तुम्हारा धर्म भी वैसा ही है, जंगली। और ये सब जंगलीपना मेरे क्लासरूम में नहीं चलेगा। अगर किसी के पास ऐसे कोई तावीज वगैरह कुछ हो जिससे तुम्हें लगता है कि कोई देवता आसमान से टपकेगा और तुमको एग्जाम पास कराएगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसे हर चीज या जो भी हो निकालो और इस डिब्बे में डालो नाउ, जल्दी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि इन जैसी चीजों में कोई पावर नहीं होती सिवाय उस पावर के जो तुम मुझे दे रहे हो। सर। यस। आपकी सोच मुझे काफी दिलचस्प लगी। थैंक्स। तो अगर मैं नहीं मानूं कि आपके प्रोफेसर होने में कोई खास बात है, तो मैं वो कर सकता हूं जो आपकी क्लास के पहले दिन से मैं करना चाहता था। और वो क्या है? সুভাষ কে বোঝা শক্ত, সুভাষ কে বোঝা শক্ত, স্বাধীনতা মানে রক্ত, সুভাষ কে বোঝা শক্ত। हत्यारों को ना कोई पर्याय, चर्चाओं से ना कभी बदलाव आए, अत्याचारों से दुश्मन हमें धमकाए, जय हिंद के नारे जब जोरों से लगाए। बोस डटे बन के स्वराज लड़े, जुल्म के खिलाफ डाली गोरों की आंखों में बोस, कि सड़कों पर मांस मिले हमें, इंसान भारत संघर्ष पर लिखेगी बोस, ऐसे मैं इंसान ना पकड़ना आसान कार्य, कारण में सबसे वे बोस। सवाल बस बना है बोस। আজাদির ডাক লাখ 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 শত্রুর চোখে চোখ রাখ রাখ, র্যাঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন্ডিরো বক্তব্য গাঢ়, সাহস ধারালো উঠে সে দাঁড়ালো, নতুনের দাবি স্বাধীনতা চাবি, আজাদিন চাই মনে মনে ভাবি। বিপ্লবী তুমি বিপ্লব চাই, বিপ্লব আনে রক্ত, সদস্য সময়ে বিপশ্রয়ে দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত। डटे बन के स्वराज लड़े, झुमके खिलाफ डाली गोरों के आंखों में आंस। ये बहुत खतरनाक मिसाल हो सकती है, हमें सुभाष को अरेस्ट करना चाहिए। अगर हमने इस समय कुछ नहीं किया तो सारे स्टूडेंट्स बगावत पर उतर जाएंगे। एक मिनट, क्या गलत किया मैंने? अंग्रेजी बापू पे हाथ उठाए आप तो बहुत पाप लगेगा क्या? अभी खड़ा करेंगे आपको प्रोफेसर साहब के सामने। 1 मिनट में ये जो सत्यमेव जयते हैं ना, सब हो जाए। ऑर्डर के लिए तो हम सब बराबर हैं, गुलाम वो नहीं पहचान पाएगा। चलिए। प्रोफेसर ऑटन की इज्जत के साथ एक और चीज बुरी तरह से चकनाचूर हुई। ये भ्रम के हिंदुस्तानी एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा आगे करेंगे। इस बार गाल अंग्रेजी था और थप्पड़ हिंदुस्तानी। ठीक है, रखिए अंदर। पर पहले उस पर कानूनी इल्जाम लगाना होगा। यस, पर उसके लिए प्रोफेसर ऑल्टन को गवाही देनी होगी। प्रोफेसर, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता लोग इस बारे में बात करें। प्लीज अंडरस्टैंड। অরণ্যে তুমি সাজালে সৈন্য বাহিনী, তোমার কাহিনী সাজাতে বরণী বরণী তুমি বরণী, সংকল্পের রাষ্ট্র ছাড়নি জাগালে তাকে रुको, उतारो इसे। मैं कह रहा हूं उतारो इसे। काकू, आपको वहां होना चाहिए था। हम सबकी बेइज्जती का अच्छा बदला लिया सुभाष ने। इसकी हरकत की वजह से इसे रस्टिकेट किया गया है। बाबा, इतिहास गवाह है कि आजादी कभी मांगी नहीं जाती, छीन ली जाती है। सुभाष को बोस और बोस को नेताजी बनने में अभी सालों बाकी थे, पर उस दिन स्टैनली ने कुछ तो झलक देखी थी जिससे वो घबरा गया था। कौन है आप लोग? मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मेरे पर्सनल चिट्ठियां है। आप ऐसे मेरे ये घर में चिट्ठियां कब घुसकर- भेजी है उसने? और कोई चिट्ठियां है उसकी? ये सिंगापुर बर्मा से लिखे हुए लेटर्स हैं। और भी हैं, बस यही है। आप अंदर आए कैसे? आप ऐसे नहीं और कर कोई सकते। चिट्ठियां है तो बताइए। आप उसकी पत्नी है, वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेगा। आपको पता है बोस कहाँ है? 21 अगस्त के बाद क्या आपकी बोस से बात हुई है? क्या?
आप मुझसे ये पूछ कैसे सकते हैं? आप जानते हैं कि बोस 19 अगस्त को प्लेन क्रैश में मारे गए। क्या इसका मतलब है कि वो जिंदा है? बस यही चिट्ठियां है या और भी है? तुम्हें क्या हो गया? अपने ही देश को धोखा देते शर्म नहीं आती? बताओ क्या जानते हो? वो जिंदा है क्या? वो वापस आ रहा है? बताओ क्या जानते हो आप? प्लीज। ये सब क्या हो रहा है अमेली? माँ तुम वही रहो। या तो बताओ तुम क्या जानते हो या फिर निकल जाओ। Get out of here! एमिली, अपना रेडियो ऑन करो। बॉस के बारे में न्यूज़ है। जापानी सरकार के अनुसार प्लेन क्रैश में मारे गए 11 लोगों की लिस्ट में बोस का नाम शामिल नहीं है। हेलो हेलो, दिस इज एमिली। एमिली, सुनो, सुभाष बिल्कुल ठीक है। ये पहली बार नहीं है कि वो ऐसे गायब हो गया है। जर्मन न्यूज़पेपर्स के पैसेंजर्स लिस्ट में बोस का नाम नहीं है, मतलब वो जिंदा है। लेकिन वो कह रहे थे कि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें मारा हुआ देखना चाहते हैं। yes. मुझे मालूम है। हम बाद में बात करेंगे एमिली। ठीक है। ठीक है। हमें सुराग मिल गया। तीन महीने हो गए एमिली। तुम्हें अब भी भरोसा है कि वो वापस आएगा? वो ऐसे पहले भी कर चुके हैं, तो अब क्यों नहीं कर सकते? सब नाराज है कि तुमने उससे शादी की। तुम जानती हो तुम्हें यहाँ खतरा है। पागल हो तुम। वो वापस नहीं आने वाला। रुकावट के लिए खेद है। अब एक जरूरी प्रसारण सुने। आईएनए लीडर सुभाष चंद्र बोस एक संदेश देना चाहते हैं। डियर एमिली, तुमसे पहले कितनों ने मुझे चाहा, पर मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। বুঝলে তোমরা? তারপর আমরা ঘুরতে থাকো এমন। বুঝলে? দেখাও পরে এখন। अरे बौदी, ये फिश फोक है। फ्रूट फोक इस्तेमाल करिए ना। हम फिश फोक और फ्रूट फोक में अंतर जानते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स कलकत्ता आ रहे हैं। बहुत ही गिने चुने लोगों को बुलाया है चाय नाश्ते पर। हमारी नंदिनी को भी बुलाया है। Congratulations। थैंक यू। कुछ हिंदुस्तानी तो चाहिए सजाने के लिए। भाई हम तो वो हिंदुस्तानी हैं जो नंदिनी आओ। हमने नंदिनी को ब्रिटेन के सबसे अच्छे फिनिशिंग स्कूल में भेजा है। कैसी अंग्रेज होकर निकली है, देखिए ना। सुभाष, तुम नंदिनी को छत पर लेकर जाओ ना पतंग दिखाने। बौदी, इधर से ही है ना रास्ता? अरे नंदिनी यहीं से देख लेगी ना पतंग। वो अकेले लड़के के साथ कहाँ ऊपर भेज रही हो? क्या बौदी? मुझे सुभाष पर पूरा भरोसा है। जाओ बेटा, जाओ। 1921 कलकत्ता। बोस बाबू ने इंडियन सिविल सर्विस पास कर लिया था। पतंगबाजी का मौसम था। बच्चों में पतंग लूटने की होड़ थी और माओ में अपनी लड़कियों के लिए लड़के लूटने की। मैं भी आती हूँ। और सुभाष बाबू सबसे ऊंची उड़ती पतंग थे। वो काली, वो नीली, वो हरी। हो गया? चलो। सुभाष, थोड़ी मदद कर दो। ICS। थैंक यू।
मुझसे मिलने से पहले रिसर्च करके आई हो? मैंने नहीं, माँ ने की। तुम्हारी माँ की रिसर्च अधूरी है। क्यों? मैंने नौकरी छोड़ दी। शरद, हाँ माँ। जब भी कोई अपनी बेटी लेकर आता है ना, मेरी तो सांस फूलने लगती है। तुम एक काम करो, अपने अखबार में खबर छपवा ही दो। अच्छा नहीं लगता इस तरह बार बार कहना। क्या कि सुभाष इंडियन सिविल सर्विस में 4थी पोजीशन पर आया, उसके बाद उस नौकरी को ठोकर मारकर वो भारत वापस आ गया। कुछ भी छपवा दो। छोटे बच्चों को बागड़ बिल्लों से डराते हैं और बेनी घाट की लड़कियों को सुभाष से। जाओ नीचे जाओ। नीचे जाऊंगी तो वापस ऊपर भेज देंगे। अच्छा बताओ, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि मुझे आज़ादी है नौकरी छोड़ने की। तुमने कभी सोचा अंग्रेजों में ऐसा क्या खास है कि वो पूरी दुनिया में आज़ाद है और हम अपने देश में ही गुलाम हैं? कुछ लोग गुलाम हैं, हम नहीं। हमें तो आज़ादी है, खेलने की, कूदने की, पतंग उड़ाने की। तुम्हें ऐसा लगता है नंदिनी? सिगरेट? नो थैंक यू। आज़ादी नहीं है पीने की? आज़ादी सिर्फ आदमियों के लिए है, औरतों का क्या? आज़ादी सबका हक है, पर क्या औरतें आज़ाद होना चाहती हैं? सुभाष ने इस्तीफा दे दिया? हाँ कालिंदी, मैं कह तो रही हूँ, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। पर बोदी, आपको बताना तो चाहिए था। और तुमने कहाँ बताया कि तुम रिश्ता लेके आ रही हो? नंदिनी! थैंक यू। क्या किया मेरी बेटी के साथ? वो सिगरेट पीना चाहती थी तो तुमने पिला दी। माँ चुप रहो तुम। आप पीती? सुभाष चुप रहो तुम। प्रिंस ऑफ वेल्स कलकत्ता आ रहे हैं। I'll see you there. I will see you there, सुभाष। I will see you too. चलो। I will see you there, सुभाष। चलो। नंदिनी, सुभाष। और कितनी बार बेइज्जती होगी हमारी? अच्छा वो पतंग, पता नहीं बाबा, ये रिश्ता लेके आने वाली औरतें भी बहुत ढीठ है, मानती नहीं। इतनी बड़ी बात का मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? कलकत्ता की सारी कुंवारी लड़कियों का सपना तोड़ दिया मेम बनने का। इतनी बड़ी नौकरी थी? चाकरी थी बाबा, चाकर ही रहता मैं। अच्छा, तो अब तुम क्या हो? क्रांतिकारी। गुलाम और क्रांतिकारी में सिर्फ एक ही फर्क होता है, नियत का। गुलाम की नियत होती है चाकरी, जी हुजूरी, और क्रांतिकारी की नियत होती है सिपाही। तुम लोग क्या हो? क्रांतिकारी। दरबारी लाल, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पता नहीं गांधी का क्या प्लान है। गांधी जी ने कहा है कि हम सारा अंग्रेजी माल का बहिष्कार करेंगे। हाँ, गांधी जी कुछ बाइकआउट वाइकआउट का नारा किए हैं, पर ये सब छोटा मोटा तमाशा तो कोई पहले बार थोड़ी हो रहा है। इस बार हम अंग्रेजी माल का बहिष्कार ही नहीं करेंगे, इस बार हम अंग्रेजों को अपना माल बेचेंगे। इतना बड़ा प्रिंस हिंदुस्तान आ रहा है और बिना कुछ खरीदे चला जाए, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। जाओ बाकी सब लड़कों को बताओ। ओके, गठरी में क्या है?
कपड़े। कहाँ ले जा रहे हैं कपड़ा? प्रिंस ऑफ वेल्स आए हैं, उन्हें खादी बेचना। प्रिंस ऑफ वेल्स आपका कपड़ा पहनेंगे? अरे इधर लाइए, कपड़ा पहनेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स। लाइए इधर, खोलिए, तुरंत चेक करिए। सालों से हम जबरदस्ती उनका कपड़ा खरीद रहे हैं, एक बार हमारा खादी खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? तुरंत खोल कर देखिए। ठीक ठीक लगा देंगे। 25 करोड़ की आबादी का मान रखने के लिए खरीद लें। प्रिंस ऑफ वेल्स! अरे प्रिंस बाबू, कुछ नहीं है, खादी है उसमें। तुम लोग खादी बेचने आए हो, वो भी प्रिंस ऑफ वेल्स को? हाँ, इसे व्यापार कहते हैं। इन्हें अरेस्ट करो। लेके चलिए सबको पुलिस स्टेशन। प्रिंस ऑफ वेल्स! चलिए। प्रिंस ऑफ वेल्स! इतने सालों से हमें लूट रहे हो, एक बार हमारा खादी भी ले लो। नंदिनी, हमें तो रॉयल हाइनेस से मिलने नहीं दिया, पर तुम्हें आजादी है मिलने क्या? यहाँ से तुम्हें आजादी है। हेलो। हेलो मिसेस विंटरबॉटम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सी यू लेटर। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, नाइस टू मीट यू। ओह, इसके 50 रुपए लगेंगे योर हाइनेस। एक्सक्यूज मी, 50 रुपया? पर किसके लिए? ये हमारी खादी की प्राइस है। इंग्लैंड में बना कपड़ा जो आप हम पे थोपते हैं, ये उसकी कीमत है। इंडिया में आपका स्वागत है। इंडिया में आपका स्वागत है। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? ये बदतमीजी कर रही है। अब तो आपकी नंदिनी अंग्रेज बनने से रही काकी माँ। बेकार में आपने फिश फोक, फ्रूट फोक, फिनिशिंग स्कूल। जानकी बाबू, ये आपका सुभाष, ये एक बीमारी है। नंदिनी इससे मिलने से पहले ऐसी बदतमीजी करने की सोच भी नहीं सकती थी। सबका दिमाग खराब किया हुआ है इसने। माँ बेशी बेशी हूँ। चुप थाको। पूरे कलकत्ता में नंदिनी अकेली लड़की है जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स को खादी बेचने की हिम्मत दिखाई है। यू शुड बी प्राउड ऑफ हर। चुप रहो। ये तो बस शुरुआत है सुभाष। शिलाजीत सेनगुप्ता, सत्यजीत घोष, हिमाद्री चक्रवर्ती, आधिराज बंदोपाध्याय, शिव प्रसाद मुखोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन पेनल कोड की धारा 294 और 268 के तहत आप सबको कसूरवार घोषित किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स को खादी बेचने के जुर्म में आप सबको 6 महीने की कैद की सजा सुनाई जाती है। 6 महीने? That's it? हमने कोई मुर्गी चुराई है क्या? ऑर्डर ऑर्डर, शांति रखो। आप हमें कोई मुर्गी चुराने की सजा दे रहे हैं क्या? या शायद हमें आपके किसी ऑफिसर की पिटाई करनी चाहिए ताकि आप हमारी सजा बढ़ा सकें। मुजरिमों को कहा जाता है कि वो कोर्टरूम में शांति बनाए रखे। ऑफिसर, अब इन्हें यहां से ले जाओ। यस माय लॉर्ड। ओपियम, कोकीन, नो। गांधी, गांधी जी। पहले ओपियम और कोकेन के स्मगलिंग की वजह से कैदी अंदर आता था, अब गांधी की वजह से कैदी अंदर आता है। अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने लोगों को जेल में डालते हो, अच्छा लगता है? तुम्हारा मन नहीं करता गांधी जी के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़े? अब बहुत खुराफाती हैं बोस बाबू। गांधी जी की बातों को खुराफाती कह रहे हो दरबारी? गांधी जी क्या किए थे? गांधी केवल बायकॉट किए। आप एक कदम आगे बढ़कर खादी बेचने लगे। फिर तब भी कहाँ खरीदा किसी ने? कंगलों की कौम है तुम्हारी अंग्रेज सरकार, फिर भी उनकी चाकरी कर रहे हो। अरे बोस बाबू, इतना सारा लोग अंदर आता है, शांति से 6 महीना अंदर रहता है, शांति से 6 महीना बाहर रहता है, शादी ब्याह भी करता है, आज़ादी का लड़ाई भी लड़ता है। एक आप ही पर माता आई हुई है, भारत माता। कल दोपहर 12 बजे तुम्हें यहाँ से रिहा किया जाएगा।
दरबारी, तुम्हारे साहब को कभी खादी चाहिए तो बताना, अभी भी बहुत माल बचा है हमारे पास। अपनी कंगाल सरकार की इज्जत रखने के लिए खरीद लें, वैसे भी इतने साल से हमारा ही खा रहे हैं। ये मत सोचना कि तुम बच गए बॉस। मैं हमेशा बच जाता हूँ मिस्टर स्टैनली। बॉस बच गया। जापानीज प्रेस में प्लेन क्रैश की एक भी खबर नहीं छपी है। एक प्लेन क्रैश होता है और किसी को कोई खबर नहीं। तुम्हारे सिर पर बोस का जुनून सवार है ना, वो खुद अपनी ही मौत का नाटक क्यों करेगा? सर, मैं उसे जानता हूं। मैंने उसे बड़े करीब से देखा है। उसके लिए सब कुछ शतरंज के खेल जैसा है। आप अपनी रानी बचाते रहिए, वो बादशाह पर चाल चलेगा, बस फिर शे और मात। बोस के जुनून में हिंदुस्तान जल रहा है, तुम और आग मत लगाओ। অরণ্যে তুমি সাজালে সৈন্য বাহিনী, তোমারে কাহিনী সাজাও তরুণী মরণী মরণী, তুমি তো মরণী। সংকল্পের রাস্তা ছাড়নি, জাগালে দেখালে ভারতীয় প্রাণে, শেখালে পড়ালে দেশটার মানে, অমর হলে যে অন্তর্ধানে রক্ত এখনো তপ্ত হয়নি, এখনো তৃপ্ত। ইতিহাস অভিশপ্ত, গুপ্ত গুপ্ত গল্প সুপ্ত, এ দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত, সুভাষকে বোঝা শক্ত। স্বাধীনতা আনে রক্ত, সুভাষকে বোঝা मिस्टर नेहरू, मेरे एक भरोसेमंद खबरी का कहना है कि उसने सुभाष चंद्र बोस को साइगो में देखा, उनकी मौत की खबर आने के 11 दिन बाद। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर मुझे कुछ नहीं कहना, और कोई सवाल नहीं। थैंक यू। बोस जिंदा थे, या हो सकता है हजारों लोगों के विश्वास ने उनकी याद में सांसें फूंककर उन्हें जिंदा कर दिया था। Emily, you call? ऑपरेटर स्पीकिंग। जी सर, मैं लाइन तो कनेक्ट कर रही हूँ। थैंक यू। रेडियो पे अनाउंसमेंट सुनने के बाद से एमिली का सारा ध्यान रेडियो पर ही लगा रहता था। ना जाने कब उस तरफ से बोस की आवाज़ सुनाई दे जाए। 165 खत, 9 साल और 8 अलविदा के बाद एमिली को बोस के इंतजार की आदत पड़ गई थी। ये रेडियो किसने बंद किया? बोस की मौत पर उठ रहे सवालों से जहां एक तरफ एमिली बेचैन थी, वहीं दूसरी तरफ स्टैनली को भी चैन कहां था। एक तरफ बोस की मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ अंग्रेजी अफसर। लेकिन दोनों में एक बात आम थी, दोनों को यकीन था कि बोस वापस जरूर आएंगे। इंतजार था तो बस उस कड़ी का जो बोस तक पहुंचाने में मदद करे। उनको आपके बारे में मालूम पड़ गया है, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। कोई ये यकीन कैसे कर सकता था कि जिस विमान दुर्घटना में बोस की मौत हुई थी, उसी विमान में सफर कर रहे आईएनए ऑफिसर रहमान और जापानी ऑफिसर नाकामुरा को कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि बोस के करीबी अय्यर भी बोस की मौत की खबर मानने को तैयार नहीं थे। मैं सच कह रहा हूं अय्यर, नेताजी का ऊपरी शरीर बुरी तरीके से जल चुका था। रहमान, मैं क्या, कोई भारतवासी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि नेताजी अब जिंदा नहीं रहे। नेताजी का ऊपरी शरीर
बुरी तरह से जल गया था। मैंने अपने कोट से वो आग बुझाई। विमान दुर्घटना की कहानी जितनी बार सुनाई गई और जिसने भी सुनाई एक अलग कहानी सुनाई, लेकिन अंत में बोस की मौत पर आकर सब कहानी एक हो जाती थी। क्या हम प्लेन से नेताजी की बॉडी सिंगापुर ले जा सकते हैं? कॉफिन का जो साइज है वो प्लेन में फिट नहीं होगा। हम में से किसी ने भी उनकी बॉडी को नहीं देखा और तुम लोगों ने हमारे बगैर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इतनी क्या जल्दी थी? अगर ऐसा है तो हम उनकी बॉडी जहाज से ले जा सकते हैं। ये मुमकिन नहीं होगा। बॉडी इतनी बुरी तरह से जल चुकी है कि कुछ ही देर में सड़ने लगेगी। बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए वो फॉर्मोसा में मिलना मुश्किल है। ठीक है, एक बार को मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन एक फोटो, एक अंतिम फोटो भी नहीं है तुम लोगों के पास उनके परिवार के लिए? तस्वीरें खींच लो, लेकिन चेहरे की कोई तस्वीर मत लीजिए। बॉडी प्रिजर्व करके नहीं रख सकते थे क्योंकि केमिकल्स नहीं थे। जल्दी जल्दी में अंतिम संस्कार करना पड़ा। चेहरे की एक फोटो तक नहीं ली क्योंकि नेताजी का चेहरा जल के झुलस गया था। तुम्हें लगता है कि इस बात पर कोई यकीन करेगा? वो क्या है जो तुम हमें नहीं बता रहे हो? वो हमसे क्या छुपा रहे हैं? एक अंग्रेजी दल ताइवान पहुंच रहा है बोस को ढूंढने। तुम कहां हो बोस? तुम कहां हो? सरकार, अभी अभी तो बोस आया है जेल से। कुछ दिन तो बैठ सकते हैं आराम से। हम हमारा मतलब कुछ दिन तो आराम से बैठेगा वो। बोस बिल्कुल सरफिरा है, गांधी के भी कंट्रोल से बाहर है। उस पर और जासूस लगाओ। जी सरकार। दरबारी लाल। आए सरकार। अंग्रेजी सरकार की पुलिस इंटेलिजेंस ने अपने कई जासूस बोस के पीछे लगा दिए। उन्हें इंतजार था किसी बड़े कांड का। आज तो दोनों हाथ से एक साथ रुको। पार्टनर में आओ, सामने देखो। हाँ, इस टाइम साहब एक दूसरे को नहीं मारना है, अंग्रेजों को मारना है। ऊपर नीचे सर पे ब्लॉक। ठीक है, चलो। तो वो उन्हें लाठियों के साथ लड़ना सिखा रहा है और तुम्हें यकीन है सिर्फ लाठी है, कोई बंदूक नहीं थी। अरे लठाई थे ना, बंदूक तो नहीं थी। नहीं साहब, लेकिन खबर पक्की है। बोस का अब अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। लठाई तो की सेना। एक और बात सरकार, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए कैंप भी लगाया था। जासूसों का पूरा कुनबा बोस के पीछे लगा था और बोस जैसा कानून परस्त इंसान नहीं था। स्टैनली भी जासूसों की गप और कहानियों से चिड़चिड़ा होता जा रहा था। साहब, खबर पक्की है। बोस की शादी कांग्रेस लीडर किरण शंकर रॉय की बहन के साथ होने वाली है। और साहब, मुझे ये पता चला है कि बोस की शादी के बाद किरण शंकर रॉय उसे इंग्लैंड भेजेंगे वकालत पढ़ाई करने के लिए। अरे जब बोस बाबू सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिए हैं, वो लंदन काहे जाएंगे वकालत पढ़ने? कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। समय खराब कर दिया साहब का। जाइए आप। ठीक है साहब। और जासूस लगाओ दरबारी लाल, वो भी अच्छे जासूस। ऐसा करो, तुम खुद ही उसके पीछे लग जाओ। हम सरकार, हम क्या पता कर लेंगे जो ये पहुंचे लोग नहीं कर पाए? तुम्हारे पास एक और चीज है, तुम बोस को जानते हो। लेकिन अगर हम सुभाष बाबू को जानते थे तो वो भी हमको अच्छी तरह से जानते थे।
এখানে কোথায় যাচ্ছিস? ডান দিকে এদিকে এখানে, আরে এদিকে এখানে। এই কোথায় যাচ্ছিস? এদিকে আয়। तो चाय दीजिएगा। हाँ আমি আসছি। बाबा पैसा दीजिए। কাকিমা সুভাষ, থাক থাক। কেমন আছো? ভালো, তুই কেমন আছিস? ভালো আছি। इतनी बारिश में कहाँ से आ रहा है तू? बाड़ी से। उधर क्या देख रहे तो? वो कौन है? अंग्रेजी सरकार का जासूस है। तो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से कौन सा आंदोलन शुरू कर रहे तो? চা আছে? खाबी? आज दरबारी यहाँ आओ। ले लो। नहीं ठीक, ले लो, बारिश हो रही है, बेकार में क्यों भीग रहे हो? धन्यवाद बोस बाबू। चलो नहीं ले लो, गरम है। सिगरेट लोगे? ले लो, नहीं बताऊंगा स्टैनली को। नहीं ठीक। क्या पता लगा मेरे बारे में? यही कि आप बहुत ढीठ है बोस बाबू, बहुते परेशान करेंगे अंग्रेजी सरकार को। यही बताओगे जाके स्टैनली को? खुद ही जान जाएंगे। अब बहुते इंटेलिजेंट है। जाओ घर जाओ, बारिश हो रही है, बीमार हो जाओगे। ये छाता लेके जाओ, कल आओगे ना जासूसी करने वापस, तब ले आना। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। और सुनो, जासूसी ना थोड़ा दूर रह के करते हैं। जाओ। बोस बाबू तिलस्मी इंसान थे, आंख बंद और डब्बा गायब। इसी तरह महीनों हम बोस के आगे पीछे गश्त लगाते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जाओ घर जाओ। जो लंका कांड हमारे पीठ पीछे वो रच रहे थे, उससे सब कुछ बदलने वाला था। नमस्कार दादा। नमस्कार। ये आपका पार्सल, यहाँ जरा साइन कर दीजिए। नहीं जल खाबेन ना ठीक है। धन्यवाद। अरे पोस्टमास्टर बाबू जी बोलिए। अंदर काहे गए थे? पार्सल देने। किसके लिए पार्सल? सुभाष बाबू का। सुभाष बाबू का जरा दिखाइए तो। अच्छा बढ़िया है, यहाँ हम रख लें? मतलब आप जाइए अभी। चलिए चलिए चलिए। अजीब परेशानी है। दरबारी लाल का कहना है बोस के घर एक यूनिफॉर्म पहुंचाई गई है। वो तो एक जीओसी का यूनिफॉर्म था जो गलती से फोर्ट विलियम पहुंचा। उन ऑफिसर्स ने यूनिफॉर्म का बड़ा मजाक उड़ाया। लेकिन आर्मी का यूनिफॉर्म था। क्या आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं? उसे भेस बदलने में मजा आता होगा, क्या पता। सरकार, हमको भी यही लगता है। बोस बाबू बहुत सारा चीज केवल हम लोग को परेशान करने के लिए करते हैं। केवल एक ही वर्दी था, अभी बताइए कोई बहुत बड़ा बात थोड़े है।
बोस बाबू ने खाकी वर्दी क्यों मंगवाई थी ये किसी को पता नहीं था, और इससे पहले ये गुत्थी सुलझ पाती। 1928 में कलकत्ता की सड़कों ने वो देखा जिसके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। बोस बाबू 2000 लोगों के साथ सड़क पे थे। ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सिर्फ तमाशा देखती रही। योर एक्सीलेंसी, अगर हमें पता होता। नॉनसेंस। 2000 लोग यूनिफॉर्म में हथियार लिए सड़कों पर उतर आए और तुम्हें पता तक नहीं। उस बोस ने ब्रिटिश राज का एक मजाक बनाकर रख दिया, और ये सब तुम्हारी गलती है स्टैनली। तुम्हें पता है तुमने ब्रिटिश राज के साथ गद्दारी की है? उसने मुझे पैसे दिए, मैंने सिर्फ कपड़े बनाए। साहब क्लॉथ नहीं, यूनिफॉर्म बनाया आपने। तुमने हमारे खिलाफ एक फौज तैयार करने में मदद की है। मैंने तो बस एक हिंदुस्तानी ने पैसे दिया और तुमने उसके लिए यूनिफॉर्म बना दी अपने लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? आज से इस शहर में तुम्हारा काम धंधा बंद। मेरी गलती नहीं है सर। बस बहुत हुआ। लेकिन तुमने किसी से बात भी नहीं की इसके बारे में। क्या बात करनी है उन्हें कि हिंदुस्तानियों की अपनी फौज होनी चाहिए या नहीं? प्रतीक कुछ बोलो। देश मेरा है, लोग मेरे हैं, मैं क्यों किसी से कुछ पूछूंगा? ये हथियार, ये शोर शराबा हमारे उसूलों के खिलाफ है सुभाष। किसने बनाए हैं उसूल, और क्या मिला है हमें इन उसूलों से आज तक? आपको पता है हमारी गुलामी की असली वजह क्या है? आप लोग की ये सोच और अहिंसा। करना क्या चाहते हो तुम सुभाष? अंग्रेजी सरकार से बात चल रही है हमारी। इतने सालों से बात ही कर रहे हैं प्रतीक, मिली आजादी तो इससे तो और घबरा जाएंगे ना। अच्छी बात है ना, कभी तो वो लोग भी घबराए, पर अभी तो मुझे तुम लोग ज्यादा घबराए वो लग रहे हो। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम। गांधी जी बड़े दुखी होंगे तुमसे। अंग्रेज भी बहुत दुखी है। गांधी जी, बोस बाबू ने जो 2000 लोगों की फौज लेकर फोर्ट विलियम्स पर धावा बोला, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मिस्टर गांधी, क्या यह घटना आपकी अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? आपके देश इंग्लैंड में कोई बर्ट्रैम मिल सर्कस जैसा है ना, ये सब बस वैसा ही है, एक सर्कस। वाह, अशुभ तो बनी। नहीं, अरे एक रुपए ना, बस। चलिए बस बाबू, खाना खा लो। वहीं खा लीजिएगा। खाना खा लेने दो। मुझे लगा तुम्हारे साहब भूल गए मुझे। इस बार कौन सी दफा लगाई है? आप चलिए ना वहीं। सुभाष, कल सुबह मैं तुम्हारी बेल करवा लूंगा। आज शुक्रवार है, आपका 3 दिन तक बेल नहीं हो पाएगा सुभाष बाबू। आपके दिमाग आ गया अंग्रेजी सरकार में। भाई ये खाना जेल में भिजवा देना, तो ज्यादा भिजवाना। चुत्ता बहुत पसंद है दरबारी को। नहीं, हम नहीं खाएंगे। क्या हुआ? पिछले कुछ महीनों में इतना नमक खाया हमारा दरबारी, अब क्या शर्माना? और वैसे भी नमक हरामी से तुम्हें कोई परहेज नहीं है, मतलब तुम्हारे जैसे लोगों को। तो अब तुमने अपने लिए यूनिफॉर्म बनवा ली। पिछली बार जब हम खादी बेच रहे थे तब आपको प्रॉब्लम थी, और अब जब हम आप लोगों से आपका खाकी खरीद रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम है। तुम कलकत्ता की सड़कों पर उतर गए 2000 लोगों के साथ। तुमने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? क्योंकि ये मेरा देश है और मैं यहां जो चाहूं वो कर सकता हूं। मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम आसानी से बच जाओगे? मिस्टर स्टैनली, मैं हमेशा बच जाता हूं। अप्रैल 1928, सुभाष चंद्र बोस, ब्रिटिश राज का एक खतरनाक दुश्मन। कांग्रेस उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। आज उसके पास 2000 हिंदुस्तानियों की सेना है और वो गिनती बढ़ती ही जा रही है। ताइवान से क्या खबर आई है? बोस शायद अभी भी जिंदा है। Are you sure? अगर बोस वापस आएगा तो न ही कांग्रेस न ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे रोक पाएगी। ये फाइल किसी और ने नहीं देखी है। केंजी बटानवे ने बोस को प्लेन पर चढ़ते हुए देखा, 4 बड़े बॉक्सेस के साथ 5 फुट लंबे 2 फुट चौड़े आईने के सोने से भरे हुए।
क्या लगता है कितना सोना होगा दरबारी लाल? सरकार, सोना हीरा जवाहरात तो लोग भर भर के दिए हैं इन्हें को। औरतों ने किलो के हिसाब से अपना शरीर का गहना दिया है। इतना सारा सोना साथ में ले जा रहा था, पर वो तो सिंगापुर सरेंडर करने जा रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। स्टैन, फिर वही बॉस वाली बात। अब बस भी करो, बहुत हो चुका। बॉस मर चुका है, शो के लिए लेट हो रहा है, चलो। स्टैनली, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? सॉरी डियर, क्या? बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है, अभी आंखों के सामने, अभी गायब। कौन? इसे बंद करो। लोगों का मानना था कि बोस 4 बक्सों में 11 किलो सोना लेकर गए थे, लेकिन स्टैनली का मानना था कि 4 बक्सों में सिर्फ 11 किलो सोना नहीं हो सकता था। बोस के साथ प्लेन में जो अटैची केस थी, उससे 11 किलो सोना बरामद हुआ है। हाँ, हम नहीं समझे सरकार। उसके पास 4 बड़े बड़े बॉक्सेस थे, 5 फीट बाय 2 फीट। मतलब 11 किलो सोना ले जाने के लिए 4 बड़े बड़े बॉक्सेस नहीं लगते। बॉस बच गया। प्लेन क्रैश एक चाल थी। रहमान भाई, बता क्यों नहीं देते? देखो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। क्या बॉस जिंदा है या मुर्दा? स्टैनली को पक्का यकीन था कि बोस जिंदा है। अब बस बोस को ढूंढना बाकी था। उधर ब्रिटिश ऑफिसर एंडरसन और हयात भी बोस को ढूंढ रहे थे और उनके हाथ लगे थे आजाद हिंद फौज के 7 सिपाही, हसन, प्रीतम, गुलजारा, चैटर्जी, थिवी, सहाय और रहमान। हम वहीं के वहीं हैं हयात। सर, ये आईने के सिपाही हैं, वो देशभक्त हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। समय निकला जा रहा है। रुको, चलिए बाहर आप। रहमान भाई, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं आपसे, प्लेन क्रैश के बाद क्या हुआ था? नेताजी अपना कोट उतारने की कोशिश कर रहे थे और मेरे कपड़े में आग पर तुमने जो कहा था, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि बोस प्लेन से कैसे निकला? मुझे याद नहीं है, मैं बोल ये हमेशा इतना ही हकलाता है क्या? सर, थोड़ा सा तो हकलाते हैं। पिछले 2 दिन से एक ही बात, बार बार वही। सिगरेट है क्या? Bloody hell! हम इसे नहीं, ये हमें टॉर्चर कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं। नेताजी,
जिंदा है। अरे भाईजान, हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझसे पूछ रहे हैं? मैं तो वहां पर था भी नहीं, मैं क्या बताऊंगा। गुलजारा भाई, रहमान भाई ने एक ही कहानी 4 तरीके से सुनाई है। हुजूर, आप किसकी बातों में आ गए? ये रहमान मियाँ तो कहानियाँ बहुत सुनाते हैं। कहानी इतनी शिद्दत से सुनाते हैं कि समझ नहीं पाओगे वो सच है या झूठ। बहुत खूब हयात, बहुत खूब। यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है क्या? वो मजाक नहीं है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। वो हम पे हंस रहे हैं हयात, सुनाई नहीं दे रहा? ये उनके लिए खेल है। हमारा वक्त बर्बाद करेंगे और बोस फरार हो जाएगा। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है क्या होगा अगर बोस बच निकला तो? बोस मर चुका है सर। जी हाँ, क्यों नहीं? ब्रिटेन के दल को कुछ सुराग मिले हैं सर, पर उनमें से किसी से ऐसा नहीं लगता कि बोस जिंदा है। मुझे लग रहा है कि वो लोग हमें बस डरा रहे हैं ताकि हमें ऐसा लगे कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ है। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? इसमें लिखा है कि बोस मर चुके हैं। नहीं, गांधी कहते हैं बोस मर चुका है। गांधी बोस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर बोस इंडिया वापस आता है तो उसे गिरफ्तार करके मौत की सजा सुनाएंगे। और वो आएगा अगर उसका इरादा अपनी आर्मी से मिलने का है। क्या आप जानते हैं उस प्लेन में और कौन था? कर्नल शिडे, युद्ध के एक और अपराधी। स्टैनली एलन, आईजी कलकत्ता पुलिस। डेविड एंडरसन, pleasure to meet you. Likewise. हयात खान, प्लीज हैव अ सीट। तो अपनी मौत का नाटक करने का इल्जाम आप 2 लोगों पर लगा रहे हैं, क्या ये पागलपन नहीं है? नहीं, सुनने में ये अजीब जरूर है, लेकिन मैं बोस को जानता हूं। बोस ब्रिटिश राज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ना गांधी, ना कांग्रेस। फिलहाल हम नहीं जानते वो कहां है, और ये एक खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। 1930 कलकत्ता। आईसीएस से इस्तीफा देने के बाद, अंग्रेजों को खादी बेचने के बाद, जेल से निकलने के बाद अब बोस कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। अब तो तुम कलकत्ता के मेयर बन गए। अब आर्मी लेकर सड़कों पे नहीं उतर सकते। मेरी आर्मी के लिए कलकत्ता बहुत छोटा पड़ जाएगा मिस्टर स्टैनली। अब से मेरी आर्मी पूरे देश भर में मार्च करेगी। तो बताओ ये करामत करोगे कैसे? आप बस आराम से बैठ के देखते जाइए, जब आपको बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होगा। हो सकता है ये सब अभी हो रहा हो, तो तैयार रहना। हम तैयार रहेंगे। सरकार केवल वर्दी से फौज नहीं तैयार, असला लगता है। और अब तो सुभाष बाबू काम धंधा में लग गए हैं, अब कहाँ मिलेगा मौका मरने मारने का? क्यों सुभाष बाबू, गलत कह रहे हैं? मौका देना तो तुम्हारे हाथ में है दरबारी, और वो देने से तुम लोग थोड़ी बाज आओगे। अंग्रेजों ने फिर से मौका दिया। बंगाल विद्रोह पर उतर आया था और बोस भी कहां मानने वाले थे। कभी इधर कुछ बोल दिया, कभी किसी जुलूस के साथ हो गए। ये लोग हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रस्सी अगर सांप नहीं हो फिर भी गले का फंदा बन सकती है। 1931 में बोस को अंग्रेजी सरकार ने फिर से गिरफ्तार किया। कब सुभाष
बस बहुत हो गया। क्या ये सच में उसका इस्तेमाल करेंगे? पता नहीं। मेरा एक प्रस्ताव सुनोगे? ये सब अभी रुक सकता है। बस तुम्हें इतना करना है कि मेरे साथ टाइहोकू चलना है और प्लेन क्रैश की जगह दिखानी है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता रहमान, क्योंकि तुम ही एक आई विटनेस हो और तुम बाकी सारे लोग हमारे कुछ काम के नहीं, सिवाय एक चीज के। दरबारी लाल, सबको बाहर ले जाओ। दरबारी लाल, जब ये हैंडल घूमेगा, ये स्क्रू तुम्हारे भेजे तक घुसेंगे। अंग्रेजों ने सब कुछ आजमा के देख लिया, यहां तक कि विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया ब्रेन क्रशर भी। लेकिन ये आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, ये कहां टूटने वाले थे। सहाय ने सब उगल दिया। जापानीज ऑफिसर इसोडा उससे 20 अगस्त को मिला हनोई में। उसने बताया कि बोस मंचूरिया की तरफ निकल चुका है। बहुत खूब स्टैनले। पर क्या उसने ये बताया कि वो मंचूरिया क्यों जा रहा है? वो रशिया जाना चाहता है। रशिया किस लिए? वो अपनी आर्मी तैयार कर रहा है, जिसकी बात वो सालों से कर रहा है। तो फिर मंचूरिया में जासूस लगाना होगा। जानते हो बोस की एक जर्मन बीवी और बच्ची है। Really? क्या सचमुच? एमिली शेंकल। उसने बोस के परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। हमें उस पर भी नजर रखनी होगी। Of course. अगर बोस जिंदा है तो वो एमिली को कांटेक्ट करेगा। Kann ich Äpfel haben? Ja, natürlich. Danke. Danke schön. मिसेस बोस, क्या सुभाष चंद्र बोस ने आपसे कांटेक्ट किया? Ich verstehe nicht. मिसेस बोस, हमें पता है कि आप सब कुछ जानती हैं। आपके और बोस के बीच के रिश्ते के बारे में हम सब जानते हैं। हमें आपसे बात करनी है। मिसेस बोस, हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं एमिली शेंकल हूँ, बोस नहीं। मामा, तुम्हारा आज का दिन कैसा था? कुछ नहीं। अनीता कहाँ है? वो सो रही है। ठीक है। वियना 1934। बोस आज़ादी के लिए अपनी किताब लिखने बीमारी का बहाना बनाकर ब्रिटिश राज से दूर आ गए। मिस शेंकल, मिसेस स्ट्राउस, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर बोस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। डॉक्टर माथुर ने बताया होगा, मुझे एक स्टेनोग्राफर चाहिए, ऐसा कोई जिसे शॉर्ट हैंड अच्छे से आती हो। शॉर्ट हैंड? जी, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरी बुक के लिए डिक्टेशन ले सके, इसलिए इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। मिस्टर बोस, मेरी जर्मन मेरे इंग्लिश से काफ़ी बेहतर है, पर मेरी इंग्लिश भी यहाँ के ज़्यादातर लोगों से बेहतर है। डॉक्टर माथुर ने आपकी इंग्लिश की काफ़ी तारीफ की है और आपके शॉर्ट हैंड की भी। डॉक्टर माथुर बहुत अच्छे इंसान है। बिल्कुल। और आप बताइए, आपकी इंग्लिश कैसी है? इंग्लिश? जी, आप इंग्लिश बोलती हैं, लिख सकती हैं? लगता है उससे समझ नहीं आता है। इसका मतलब ये नौकरी आपकी हुई?
थैंक यू, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है शायद ये समझी नहीं। Die sich man hat nicht auf sich besachen und wenn Sie kostenlos arbeiten? Zeitverlust. शायद ये बुरा मान गई। क्या कहा आपने? मैंने उससे ये कहा कि अब उससे पैसे नहीं देने वाले हैं, बल्कि मुफ्त में काम कराना चाहते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, मैं पैसे दूंगा। मैं जानती हूँ मिस्टर बोस, दरअसल उससे बहुत बुरा लगता अगर वो एक अच्छी पगार वाली नौकरी खो देती। बहुत बड़ा दिल है आपका। डॉक्टर माथुर ने बताया आप नन बनने वाली थी। मेरे पापा चाहते थे कि मैं नन बनूं। 4 साल मैंने नानड़ी में पढ़ाई की है। क्राइस्ट से मेरी शादी हुई थी। और कुछ नहीं। फिर एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। What about you, Mr. Bose? मेरे बाबा नहीं, पर माँ चाहती थी कि मैं शादी करूं। क्राइस्ट से नहीं, ऑफ कोर्स, एक लड़की से। पर अब मेरी जिम्मेदारियां अलग हैं। स्वतंत्र भारत, आजादी, है ना? आजादी, अब यही मेरा लक्ष्य है। हाँ, आजादी। एकदम क्राइस्ट से शादी करने जैसा ही है। अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। अच्छा हुआ आपने पहले ही बता दिया। 1934 ऑस्ट्रिया में चांसलर एंगलबर्ट डॉल्फस की हत्या के बाद माहौल में काफी तनाव था। नए चांसलर और उसकी आर्मी का डर सड़कों पे महसूस किया जा सकता था। ऑस्ट्रिया की डिक्टेटर की हत्या हो गई है। मतलब एंटन रिंथेलन सत्ता पर आएंगे और ऑस्ट्रिया के अगले चांसलर बनेंगे। अब नाजियों की जीत निश्चित है। आप नाजिस की तरफ कैसे हो सकते हो? देखो कितनी हिंसा फैलाते हैं ये लोग। आजादी की एक कीमत होती है एमिली, और कई बार वो कीमत हिंसा होती है। पर आर्मी देश की सरकार के खिलाफ हो गई है। ये तो देशद्रोह हुआ ना? हिंदुस्तान को भी यही चाहिए अब। आर्मी, बगावत, विद्रोह। पर हमारे पास पैसे नहीं है उसके लिए। चलो। November 1945, that's it. हमें मंचूरिया में कोई सुराग मिले या ना मिले, एमिली पे नजर रखने से कुछ पता चले या ना चले, अगर हमें बोस को ढूंढना है तो पहले हमें वो सोना ढूंढना होगा। वो सोना जो गायब हो गया, जो उसे चाहिए आर्मी बनाने के लिए। আজাদির ডাক লাখ 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 শত্রুর চোখে চোখ রাখ রাখ র্যাঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন্ডিরো বক্তব্য গাঢ় সাহস ধারালো উঠে সে দাঁড়ালো নতুনের দাবি স্বাধীনতা চাবি আজাদিন চাই মনে মনে ভাবি। बोस बाबू के बाद अगर आईएनए के सोने की किसी को भनक थी तो वो थे आईएनए के सिपाही और उनके पुराने वफादार राम मूर्ति। और ये बात छुपने वाली कहां थी? आइए कर्नल, आइए। बैठेंगे नहीं? मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ। वो अमानत आपको हिफाजत के लिए दी गई थी, खर्चे के लिए नहीं। हम उतना सोना ही खर्च करें जिससे कि टूटी हुई चीज जुड़ सके। और अगर आप इस तरह उसे खर्च करेंगे तो उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। आप थोड़ा संभल कर रहिए राम मूर्ति। और अगर ब्रिटिश सरकार को आपके बारे में पता चला तो हम सब वॉर क्रिमिनल्स हैं। मेरी मानिए तो आप भी संभल के चलिए। जब नेताजी वापस आएंगे आपको लगता है वो वापस आएंगे?
आईने का सिपाही था, लेकिन हिंदुस्तान वापस क्यों आ रहा था यह समझ में नहीं आया। ये बस्ता नहीं का दिखाई जरा, रखिए रखिए। मुर्दा भी बोलता है। सोना का गंध होता है सरकार, आप लाख चाहें उसे छुपा नहीं सकते। और वो खुशबू हमें इनसे आ रहा है। ये क्या है? जो आदमी हमें मरा पाया मिला, वो किसी को दिखाने के लिए ये हिंदुस्तान ला रहा था। अब भूखे नंगे जापानियों के पास खाने पहनने को तो कुछ है नहीं, और वहां दो हिंदुस्तानी ऐश कर रहे हैं। बोस बाबू जापान में भी थे, ये भी जापान में है। क्या लिखा है इसमें? सरकार वो तो जापानी में लिखा है। अरे इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में। तुमको जापानी आता है? नहीं साहब। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? किसी को लेकर आओ जो जानता हो ये भाषा। यहाँ पर किसी को जापानी नहीं आता साहब। अरे तो बतियाते कैसे हो इनसे? बात क्या करना साहब, कोई लड़की थोड़ी बिहानी है इनके घर जो बात करने की जरूरत पड़ेगी। हंसी आ रहा तुमको जाहिल? चार बंगाली खड़ा कर दिए, जापानी नहीं आता है, मार के साथ सर पीट रहे हैं। एक मिनट, एक आदमी है जो जापानी जानता है। तुम काफी समय जापान में रहे हो, बोस के काफी करीब हो। नेताजी मर चुके हैं। अरे अब कहाँ पुरानी बातों में बैठ गए फिर से? बना छोड़िए, हम किसी और वजह से आए हैं। लेकर आइए उन्हें। आप दोनों जाइए। इसे ट्रांसलेट करो। 兄弟ランムルティと J ムルティは日本で高い車でプラプラしていた。ムルティ兄弟がセダン2台、家券とレストラン一つ持てる。 तो इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? राम मूर्ति और जय मूर्ति जापान में ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। वो अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते दिखाई देते हैं। और उनका एक बंगला है, एक रेस्टोरेंट है और 2 बड़ी गाड़ियां हैं। मूर्ति ब्रदर्स कौन थे? नेताजी के करीबी थे? आईने के ऑफिसर्स थे, जापान में रहते हैं। मुझे बताओ, आईने के सोनी और मूर्ति ब्रदर्स में क्या कनेक्शन है? तुम कह रहे हो कि जापानियों के भिखारी देश में 2 सिपाहियों के पास इतना पैसा था? हमारा तो सारा का सारा पैसा तुम लोगों ने लूट लिया। बाहर वालों को तो छोड़ दो। हमें मालूम है कि ये सब बात आईने के सोने की है। जापानीज आर्मी ने वो सोना मूर्ति ब्रदर्स को दे दिया। और जापानी जो कुछ भी बोलते हैं आप उस पर यकीन करते हैं? क्या हुआ रहमान, अभी हाँ हाँ हकलाना बंद हो गया? किधर है आईने का सोना? करीनो किनो न सुंदा नेताजी का कायत्रा करीरा वजूदाई न मोंदाई नि उचिति रुने बकायरो どうしてネタジがまだ生きていると思うの墜落事故で死んだよ。 करीराに騙せるかも。僕には騙せない。君の手のやけどは3です。墜落事故なんかなかったよ。 तुम लोग क्या बोल रहे हो? उसने नेताजी क्यों बोला? जापानी युद्धबंदी ने रहमान से कहा कि नेताजी जिंदा हैं, और ये भी कहा कि रहमान के हाथ का घाव विमान दुर्घटना की वजह से नहीं बल्कि हाथ पे एसिड गिरने से था। रहमान, क्या बोस जिंदा है? स्टैनली भांप गया था कि कुछ तो बहुत जरूरी था जो उसके सामने घट रहा था, और वो उससे बेखबर था। बोस की कहानी में अंत तो जैसे था ही नहीं, और अगर अफवाहों की माने तो इससे पहले कि नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझ पाती, किसी ने उनके जैसे किसी को या खुद उनको मंचूरिया में देखा था। क्या है? मुझे एक टेलीग्राम भेजना है।
नहीं नहीं, मैं टाइप करूंगा। क्या? मैं खुद टाइप करूंगा। नहीं, हटो। बैठो। सर, टेलीग्राम। सोने को सुरक्षित रखना। फौज तैयार करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। हेलो हेलो, मैं राममूर्ति बोल रहा हूँ। मुझे बोस का टेलीग्राम आया है। वो जिंदा है, मंचूरिया में। मंचूरिया में मौजूद ब्रिटिश अफसर जॉन फिक्स ने भी बोस के जिंदा होने की खबर सुन ली। गद्दार से मुखबिर तक का सफर राममूर्ति ने एक फोन कॉल में ही तय कर लिया था। आखिर बोस अपना सोना ढूंढने पहुंच ही गया। अच्छा, उसे अपनी खुद की आर्मी चाहिए। ये आदमी कर क्या रहा है? ये हार कब मानेगा? वही तो बात है बोस की, वो हार नहीं मानता। हमें आर्मी बनानी है अभी। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट दिया है। हिंदुओं के लिए कांग्रेस, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। इसमें साफ साफ लिखा है अगर आप इंडिया लौटेंगे आपको कैद कर लिया जाएगा। आपके पीछे पूरा ब्रिटिश राज पड़ा है। तो इसमें कौन सी नई बात है? वो लोग तो बचपन से मेरे पीछे पड़े हैं। तुम देखना डॉक्टर माथुर, मैं मर भी जाऊंगा ना तो भी ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर इंडिया क्यों लौट रहे हैं? अपनी सरकार बनाने जा रहा हूं। आपको क्या लगता है कि वो लोग आपको ऐसा करने देंगे? मिस्टर बोस, प्लीज। डॉक्टर माथुर, हिंदुस्तान में अंग्रेजों से ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं। उनकी मदद से सरकार बनाऊंगा मैं। मिस्टर बोस, हाल ही में आपकी सर्जरी हुई है, प्लीज। अगर रुकना ही होता तो सर्जरी से ज्यादा बड़ी वजह है मेरे पास। ये चिट्ठी में शंकल को दे देंगे। See you soon. और बड़ा दिल है आपका। आजादी है ना? आजादी, अब यही मेरा लक्ष्य है। आइसबर्ग भी कभी कभी पिघलता है, कुछ ऐसा ही हाल है मेरा। मेरी जिंदगी मैंने अपने पहले प्यार के नाम कर दी है, मेरे देश के नाम। मुझे पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा। शायद मेरी जिंदगी कैद में बीते, या हो सकता है मुझे फांसी हो जाए। यह सिर्फ एक गोली की बात है और एक झटके में सब खत्म। शायद मैं कभी तुम्हें दोबारा मिल ना पाऊं, शायद कभी दोबारा लिख भी ना पाऊं, लेकिन तुम हमेशा मेरे ख्यालों में हो। 1937 एमिली को छोड़कर और लोगों के लाख मना करने के बावजूद बोस वापस कलकत्ता पहुंचे। वियना में एमिली का इंतजार शुरू ही हुआ था
लेकिन हिंदुस्तान में 4 साल बाद लोगों का इंतजार खत्म हुआ। सूरज के आगे क्या मना चाहते हो? हेमंत, सुभाष तुम वापस क्यों आए? मुझे तो वापस आना ही था। ये देश है मेरा, तुम्हें पता है मैं हमेशा वापस आता हूँ। बॉस बोला था वापस मत आना। और मैंने आपको बोला था वापस जाने के लिए। जब आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? दरबारी, काफी जल्दी उम्र दराज हो गए हो। मेरे पीछे भागना छोड़ो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। आजादी मिलने वाली है बहुत जल्दी। सुभाष चंद्र बोस, आपको अरेस्ट किया जाता है। किस इल्जाम में? Let's go, boss. Come on. Come on. इंकलाब! मुझे तुम्हें वजह बताने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था वापस मत आना। मेरे जाने के बाद तो तुम्हारा धरपकड़ का खेल ही खत्म हो गया होगा दरबारी। किसी और को भी अरेस्ट किया कि मेरा ही इंतजार कर रहे थे? अब वापस क्यों आए बोस बाबू? आपको मना किए थे ना। एक हिंदुस्तानी को उसके देश वापस आने से कोई नहीं मना कर सकता। ये देश मेरा है और यहाँ अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। शांत हो जाइए बोस बाबू। बहुत साल शांत रह लिए दरबारी, अब हम शांत नहीं रहेंगे। बोस को रिहा करो अभी, ये ऑर्डर है। सर, ये बहुत बड़ी गलती होगी। बोस को कैद में ही रखना चाहिए। ये बीमारी है और इसे रोकना चाहिए। तुम्हें पता है बाहर कितने लोग हैं? क्या तुम इसे शहीद बनाना चाहते हो? Release him now. तुम इसे रिहा करो। ये शातिर मुसाफिर मिट्टी के खातिर घर आएगा। तड़ी पार बोस को हिंदुस्तान की जनता ने सीधे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा दिया था। बोस ने 1938 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीत लिया था। अंग्रेजों के सिवा कुछ और भी थे जो इस बात से परेशान थे। खाकी और खादी की लड़ाई कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई थी। सभी कार्यकर्ताओं से बात हो गई है, सब कुछ समझा दिया है, सब तैयार हैं। बापू, सुभाष आए। सुभाष, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आओ बेटा। प्रणाम। कृपया आप लोग 10 मिनट के लिए बाहर इंतजार कीजिए। कैसे हो आप? तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। बापू, मैं आपके अहिंसा के रास्ते का मान करता हूँ, पर मैं नहीं मानता कि अहिंसा से हमें आजादी मिलेगी। सुभाष, बापू, आधी से ज्यादा दुनिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है, और ऐसे में अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होगा। और जान देनी ही है तो अंग्रेजों के लिए क्यों, अपने देश के लिए क्यों नहीं? तुम्हारी सोच कांग्रेस विचारधारा के विरुद्ध है सुभाष। सोच भले ही विरुद्ध है बापू, पर हमारी मंजिल एक ही है, हिंदुस्तान की आजादी। यदि तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता सुभाष। अपना आशीर्वाद तो दे सकते हैं ना बापू। बापू भी कहते हो और कहना भी नहीं मानते। जैसी तुम्हारी मर्जी। प्रणाम बापू। नेहरू। बापू, मैं भी आया। नेहरू, तुम्हें बापू से बात करनी होगी। इस लड़ाई के लिए चरखे की नहीं, फौज की जरूरत है।
हम फौज कहां से लाएंगे? क्यों? अपने चारों तरफ देखो, फौज ही फौज है। जब 2.5 लाख हिंदुस्तानी अंग्रेजों की तरफ से लड़ सकते हैं तो हमारी तरफ से क्यों नहीं? तुम बात करो बापू से। बोस, बोस, आखिर ऐसा क्या है इस बोस में कि सब लोग पागल हो जाते हैं? हमें तो ये खबर मिली है कि वो मंचूरिया जा रहा है। अगर हमारे लिए जरूरी कोई खबर है तो हमें बता देना चाहिए। क्या आपको लगता है बोस जिंदा है? मान लीजिए अगर बोस जिंदा है और वापस लौट आए तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा मिस्टर नेहरू? ठीक 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 बोलेছি। वो एंड्रू सर से मिलना था। क्या काम था? उन्होंने फाइल मंगाई थी। कौन सी फाइल? जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बापू आपको याद कर रहे थे, अंग्रेज भी आपको याद कर रहे थे। मेरी कांग्रेस प्रेसिडेंसी से बापू और अंग्रेज दोनों परेशान हैं। मैं वो इंसान हूं जिसने दोनों को एक कर दिया। अब बस यही हिंदुस्तान के साथ कर दिखाऊं, यही आशा करता हूं। सुभाष। लेकिन दादा, कांग्रेस? मैं बात कर लूंगा। गांधी जी पेपर्स लाए? अरे सुभाष दा, आपका भी अपना ही अंदाज। आइए बैठिए। जो थाने को 9 नंबर पार्क मानकर कभी भी आ जाते हैं सैर सपाटे के लिए। कुछ चाय वगैरह लेंगे? नहीं। तो फिर किस तरह आना होगा? बिनोय के साथियों की जमानत कराने आए। क्यों? इतने सालों से कांग्रेस जेल भरो आंदोलन चला रही थी। अब हमने सोचा है कि जेल खाली करो आंदोलन शुरू किया जाए। पर सुभाष दा, उनको कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो दंगा फसाद किए हैं, पिस्तौल भी मिला है उनके पास। अरे वाह, ब्रिटिश पुलिस फाइनली कानून सीख रही है। इस बार तुम लोगों ने वजह भी ढूंढ ली। अरे आप लोग भी तो सीख रहे हैं सुभाष दा। एक तरफ तो अहिंसा अहिंसा का नाम जपते हैं और फिर जाके अंग्रेजों पे खुलेआम गोली चलाते हैं। वो ठीक है? बिनोय ने सामने से गोली चलाई है, अंग्रेजों की तरह पीठ में छुरा नहीं भौंका। पेपर निकालिए। एक बात बताओ दरबारी, ये अहिंसा का कानून सिर्फ हिंदुस्तानियों पर लागू होता है क्या? कभी किसी अंग्रेज को सुना है अहिंसा की बात करते हुए? मैंने कभी नहीं सुना। ए मातो, जमानत का कागजात लाइए जरा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बोस बाबू। यह आप लोगों के खुद के उसूलों के खिलाफ जाता है। अब तुमसे भी उसूल सीखने होंगे दरबारी। जो विनोय बंदोपाध्याय ने किया वो गलत है, पर उस पर अब कांग्रेस की मोहर लगाकर वायलेंस और ब्रूटलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है सफेद कपड़े पहनकर
उस पर खून का एक छींटा भी ना लगे और आप लोग इंकलाब ले आएंगे। योग साहब तुम्हें 1 साल भी नहीं हुआ, तुम्हें ग्राउंड रियलिटीज में पता है? सुभाष, तुमने कभी भी किसी से इस बारे में सलाह मशवरा किया? हम सभी आजादी चाहते हैं। अच्छा, आप आजादी चाहते हैं? जरूर। काफी छुपा कर रखी आपने ये बात सबसे। बिनोय बंदोपाध्याय इस बात का उदाहरण है कि हम अब तक कितने नाकाम रहे हैं। उन्होंने जो किया वो मजबूरी में आके किया। और कैसे लाएंगे आप लोग आजादी? कोई ब्लूप्रिंट है? कुछ तो सोचा होगा आपने। ये कोई एक दिन में होने वाली बात नहीं है सुभाष। कितना वक्त लगेगा? 6 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल? कब मिलेगी आजादी? दुनिया में सिर्फ बातचीत से आज तक किसी को आजादी नहीं मिली है। आजादी के लिए क्रांति चाहिए होती है। आप सब लोग इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, अंग्रेजों के साथ सरकार बना रहे हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है। कांग्रेस को सिर्फ सरकार बनाने में इंटरेस्ट है, आजादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसी सरकार का नतीजा है कि आज बाहर ट्रेड यूनियंस है हमारी वजह से। मजदूर को अपना हक मिला है। और वही मजदूर जब जेलों में सड़ रहे थे तब? आज ये सरकार आपको उन मजदूरों पर गोली चलाने को बोलेगी तो आप क्या करोगे? सरकार का साथ दोगे कि मजदूरों का? पता है कांग्रेस की हालत कैसी हो गई है? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। सुभाष बाबू, ये गुस्सा अंग्रेजों के लिए बचा के रखिए, वहां काम आएगा। आ गई आपकी सरकार। तुम लोग मुझे छोड़ते ही क्यों? एक बात बताइए मिस्टर स्टैनली, विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। अगर सारे भारतीय सिपाही आप लोगों की तरफ से लड़ने के लिए मना कर दें तो आपकी सरकार में हिम्मत है हिटलर से लड़ने की, या आप हमसे मदद की भीख मांगोगे? क्या बोस ने ऐसा कहा? ये तो धमकी हुई। मैंने तो यही सुना। क्या उसी ने ये कहा कि कोई तुम्हें एक मारे तो उसे 2 मारो? नहीं नहीं, ये बस एक अफवाह है। सालों पहले उसने एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारा। उसी एक बात से ये सारी कहानियां शुरू हुई। पर क्या ये गांधी के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है? दूसरे गाल वाली बात। इंडियंस में बोस बहुत मशहूर हो रहे हैं, पर मुझे गांधी पसंद है। काश सारे इंडियंस गांधी जैसे होते। आजकल डर लगता है। डरने की कोई भी बात नहीं है। फिलहाल बोस का इंतजाम हम कर चुके हैं। चीयर्स। ऐसा ही हो। अरे हम क्या कह रहे हैं समझ नहीं आता आपको? ऐसा नहीं मिलता है जमानत। कागज लगता है, वकील लगता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। अभी नहीं दे सकते हम जमानत बोस बाबू को। अब जाइए आप। क्या कर रहे हैं बोस बाबू? हैजे की तरह फैल रहा है क्रांति का बीमारी। और अब बेफिक्र रहिए, अंग्रेजी सरकार बहुत जुझारू है, इसका तोड़ भी जल्दी निकाल लेगी। हम क्रांतिकारियों को जेल में डाल भी दोगे दरबारी, और जिस क्रांति के लिए हम लड़ रहे हैं उसका क्या करोगे? तुम एक काम करो, स्टैनली को बोल के मेरे लिए एक चालू खाता खुलवा दो जमानत का। अब तो यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। ये कन्फेशन है आपका, कबूलनामा। इस पर जितना जल्दी दस्तखत कीजिएगा उतना जल्दी आपका जमानत का कागज तैयार हो जाएगा। क्यों दस्तखत करूं? क्यों घर नहीं जाना आपको? नहीं, मुझे अंग्रेजों को वापस उनके घर भेजना है। उसके लिए कोई कागज है? अरे बोस बाबू, कहाँ आप ये गंजेड़ी भंगेड़ी चोरों चक्कों के बीच बैठे हैं? दस्तखत कीजिए और चलता बनिए। क्या कर रहे हैं आप? मैंने यूरोप में कुछ सीखा है दरबारी, देखोगे? दिखाइए। की नाम तुम्हारा? अनिरुद्ध दादा। चुप कीजिए। क्रांतिकारी? गंजेड़ी है। अरे कागज किधर गया? ये कैसे किया आपने? इसे आंखों का धोखा कहते हैं। तुम लोगों ने वही देखा जो मैं दिखाना चाहता था, और जो मैं छुपाना चाहता था वो तुम लोग देख ही नहीं पाए। अरे आप कागज लौटाइए बोस बाबू। वापस लाने का तरीका तो नहीं सीखा दरबारी। अरे बोस बाबू, सरकारी कागज है। आप कहाँ मजाक करते रहते हैं अभी बोस बाबू।
कहाँ गया? अरे क्या कर रहे हैं आप? अब किधर रखे हैं आप? क्या बहुत जल्दी घबरा जाते हो तुम। चांद दे रखा है हमारा। आप ये दस्तखत कीजिए और माफ करिए हमें। जेल में रहना मंजूर है, पर अंग्रेजों के किसी भी कागज पर मैं दस्तखत नहीं करूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक एक करके। बात पक्की है, नेताजी जिंदा हैं और ये बात ब्रिटिश सरकार को भी पता है। उन्हें किसी तरह आगाह करना होगा। ब्रिटिश सरकार अगर उन तक पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। क्यों? पकड़े जाने दीजिए। लोगों ने भगोड़ों को भगवान बना के रखा है। बोस कोई भी हो, भगोड़ा नहीं है। 3 साल पहले आप ही ने कहा था कि अगर सुभाष वापस भारत आता है तो उस पर पहला वार करने वाले आप होंगे। बोस के साथ जितनी ज्यादती ब्रिटिश सरकार ने की है, कांग्रेस ने कम नहीं किया। That's for me. आप जा सकते हैं। उर्पिता, वेरी नाइस, थैंक यू। कम। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? मुझे लगता है कि मैंने बोस को देखा मैंचूरिया में। बेफिक्र रहिए मिस्टर मूर्ति, आप सेफ हैं। फिक्र तुम्हें होनी चाहिए फिक्स। बोस अभी जिंदा है और वो खतरनाक है। वो फरार है और बिल्कुल अकेला है। बोस कभी अकेला नहीं होता। क्या तुम उसे मार डालोगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने प्लान्स किसी ऐरे गहरे को नहीं बताती। उसको मार सको तब ना। अब तक की कोशिशों का क्या हुआ सबको पता है। टेलीग्राम कहाँ है? खबर पक्की है, बॉस को हम पकड़ के रहेंगे। घर का भेदी लंका ढाए। राम मूर्ति अगर घर का भेदी था तो उस भेदी के घर भी एक भेदिया था, मोहन सिंह, बोस का खास विश्वासी। नेताजी का पता भाइयों ने अंग्रेजों को दे दिया है। ब्रिटिश आर्मी अपनी एक टुकड़ी नेताजी के पीछे भेज चुकी है। फिक्र मत करो, जब तक कि कीरियो साथ है बोस को कोई खतरा नहीं। इकीरियो माने जापानी भूत। जापानियों में जिंदा आदमी का भूत भी होता है। नाकामुरा क्या कहना चाहता था उस वक्त मोहन सिंह समझ नहीं पाया, लेकिन उस दिन जो हुआ वो अंग्रेजी सेना की टुकड़ी भी समझ नहीं पाई।
कीरियो ने बोस को बचा लिया है, बोस सुरक्षित है। तुम बोस नहीं हो। कौन बोस? जो पकड़ा गया वो बोस नहीं था, लेकिन जो नहीं पकड़ा गया वो बोस था या कोई बहरूपिया, ये कहना मुश्किल था। तुम बोस नहीं हो, फिर हमें देख के भागे क्यों? सर, दुनिया में किसी भी इंसान के पीछे लोग बंदूक लेके दौड़ेंगे, वो तो भागेगा ही ना। इसका मतलब यह नहीं कि वो बोस है। बोस कहाँ है? आपको खबर नहीं मिली? वो तो मर गए बेचारे। ये बस हमें घुमा रहा है। तुम्हारे पास बोस की कोई और खबर है? यस सर, पता चला है बोस ने पास के एक होटल में कमरा बुक किया है। खबर पक्की है? कोई है? बोस वहां थे या नहीं थे कहना मुश्किल था। इसी दौरान ब्रिटिश पुलिस के हाथ आ गए थे 3 हिंदुस्तानी। जी कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक बस ड्राइवर, एक टिकट मास्टर और एक होटल मैनेजर। इस आदमी को देखा है? मजाक कर रहे हैं? आपके पीछे तो खड़ा है। बेवकूफ समझते हो क्या तुम? मतलब आदमी और आदमी का फोटो दोनों साथ में लेके घूमेंगे लोग। सारे फोटो वाला आदमी कोई और है। इसका चुप रहो। ध्यान से देखो और बताओ कि उस दिन होटल में ये आदमी आया था कि ये आदमी? नहीं सर, वो कोई और था। दिखता ऐसे ही था लेकिन ये नहीं था सर। क्या तुम्हें यकीन है? यस सर। वो आदमी कौन था और यहाँ कब आया? 3 दिन पहले वो यहाँ आया था। मुझे एक कमरा चाहिए। ठीक है। आपका नाम? जोसेफ। यहाँ दस्तखत कीजिए। असली है। रूम 102। थैंक यू। आगे से ऊपर। ऊपर जाके चेक करो। सर। करता क्या था वो? उसके कमरे से सिर्फ कागज के जलने की बू आती थी। वो पूरा दिन अपने कमरे में रहता था। खाने के लिए, कमरा साफ करने के लिए भी दरवाजा नहीं खोलता था। सिर्फ लिखता था और जलाता था। मैंने भी एक बार सोचा कि लड़ाई तो खत्म हो गई है, ये कौन सा नया चक्रव्यूह रच रहा है। उसे सिर्फ यहां से निकल जाने की जल्दी थी। उसने आकर इतना पूछा कि कोई गाड़ी या बस कुछ मिलेगी। कहीं पास जाना होता तो मैं खुद उसे अपनी गाड़ी से छोड़ देता, लेकिन फिर उसने मुझसे कहा जहन्नम के एक स्टॉप पहले चलोगे। बड़ा अतरंगी आदमी था। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 3 साल से। सर, बॉस के कमरे से ये मिला है। सर, एंडरसन को कॉल करो, 95 के बारे में पूछो। मुझे पूरी खबर चाहिए। यस सर। हिंदुस्तानी हो? जी हाँ साहब। यहाँ क्या कर रहे हो मंचूरिया में? मजदूर आदमी हो साहब, जहाँ पैसा मिलेगा वहीं तो काम करेंगे। वैसे भी अब हिंदुस्तान अपना कहाँ रहा, वहाँ तो अंग्रेज़ों ने अपना घर बसा लिया है।
इसे जानते हो? नहीं, इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा है। सर, शक्ल देख के लग रहा है झूठ बोल रहा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेरी बीवी का है। कहाँ से आया ये? हाँ, वो यहाँ आया था, बहुत जल्दी में था। उसे एक ही दिन में इंचियों पहुँचना था। उसने इंचियों जाने वाली अगली बस की सारी टिकटें मुझसे खरीद ली। इंचियों जाना है? मुझे बस कहीं नहीं जाएगी। मुझे पहचानते हो? भाई साहब क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? थका हुआ हूँ, सोने दीजिए मुझे। चुन लो। इंचॉन, जल्दी। कब निकला वो? 2 दिन पहले। सर, मैं निकलूं? उसको एक ही दिन में इंचियों पहुंचना था, बहुत जल्दी में था। डैडी ड्राइवर है। हिंदुस्तानी हो ना? जी। अच्छा काम करने जा रहे हो। इतनी जल्दी क्या इंचाओ पहुंचने के साहब? कि पूरा बस आपने भाड़े पे ले लिया? कुछ पुराने दोस्त आ रहे हैं मिलने। टाइम पे नहीं पहुंचा तो बुरा मान जाएंगे। साहब कुछ खाने पीने या किसी और चीज का इंतजाम करना हो तो हम कर सकते हैं। हर चीज मिलती है उधर। फौज चाहिए, मिलेगी? क्या? टैंक्स, ग्रेनेड्स, राइफल्स के साथ। अजीब था। इस लड़ाई में इतना कुछ देखा है सर कि मुसीबत को हड्डियों में भांप लेता हूं, और इसीलिए मैंने उसका पीछा भी नहीं किया। बहुत खतरनाक आदमी था क्या सर? इंचियों से पहुंचने से पहले गायब हो गए, ठीक है, तो आसपास तो कुछ है नहीं, तो इंचियों ही जा रहे होंगे। वहां काहे जाएंगे? किसी से मिलना होगा, कोई पुराना दोस्त होगा, कौन हो सकता? ये बात पक्की नहीं है कि इंशियन के बाहर बोस ही था। ऐसी गलती हम पहले कर चुके हैं। सरकार, वो पक्का बोस बाबू हैं। कि आंख में धूल झोंक के गायब हो जाने का पैंतरा वो पहले भी बहुत बार इस्तेमाल किए हैं। ये खासियत है उनका। हमें बोस के जैसे सोचना होगा, पता लगाना होगा कि वो कहां जा रहा है और वहां पहले पहुंचना होगा, तभी ये होगा। बिल्कुल। एक पुराना दोस्त कौन हो सकता है? रहमान पहले से जेल में है। राममूर्ति तो बोस से गद्दारी कर चुका है, तो वो नहीं हो सकता। तो वो किससे मिलने जा रहा है? वो भी अब जब उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। सरकार, जले हुए पेपर पर बताम्बे का नाम था, और बोस के जापानी सिपाहियों में वो उनके काफी खास थे। ठीक है, फिक्स से बोलो वो उसे ढूंढ निकाले, पता लगाए कि क्या वो और नाकामुरा इंचियों में है। एंडरसन ने फिक्स और ब्रिटिश पुलिस की एक टुकड़ी जापान में बैठे बोस के करीबी किंजी वटाम्बी और नाकामुरा के पीछे लगा दी थी। हेलो। जो पहली चीज पता चली वो ये थी कि दोनों को एक ही समय पर अलग अलग फोन आया था। बटाम्बे और नाकामुरा को जो फोन आया उसमें आवाज मर्द का था जो जापानी में बात कर रहा था, पर उसका मातृभाषा जापानी नहीं था। पॉइंट पे आओ दरबारी लाल। सरकार, हम ये कह रहे हैं, वो जापानी में बोला कि अंडरग्राउंड सेलिब्रेशन के लिए मिलना है। अंडरग्राउंड? अब इसका क्या मतलब हुआ? अंडरग्राउंड बंकर्स की बात कर रहे हैं। अब किससे पता जैप्स ने वहां कितने बंकर्स बनाए होंगे? हमें जानने की जरूरत नहीं, बस पीछा करना है कि वो कहां जा रहे हैं। हाँ सरकार, हम यही कह रहे हैं कि चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग भी इंचों ही जा रहे थे। पकड़ा गया। अब बोस पकड़ा गया।
इतने सालों बाद आखिर बोस पकड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो ढीला पड़ रहा है, अपने प्लान्स छुपाने की कोशिश भी नहीं। यही तो हमको अजीब बात लग रहा है सरकार। आपको नहीं लगता कि वो जानबूझकर हमको इंचों भेज रहा है, जैसे कि वो चाहता हो कि हम इंचों जाएं? तुम उसे कुछ ज्यादा ही शातिर समझ रहे हो। वो अकेला है, थका हुआ है और गलतियां कर रहा है। नहीं नहीं सरकार, हमारी माँ कहती थी घोड़ा चाहे थका हो, घायल हो, घोड़ा ही रहता है, वो गधा नहीं बन जाता। और हम आपको बता रहे हैं, बोस बाबू कभी अकेले नहीं होते। इस दरबारी लाल को बोस से इश्क तो नहीं हो गया। इनसे कहिए चुप रहे। हम फिक्स को इंशन भेजेंगे और उन सब पर निगरानी रखो जिन जिन से बोस मिलने की कोशिश कर सकता है। पूरा इंतजाम हो गया। जिसे भी बोस मिलना चाहता है वो सब निगरानी में है। एक्सीलेंट, तुम जा सकते हो। फिक्स से बात कराओ। एमिली, पता नहीं तुम ये बात मानती हो या नहीं, पर लोग कहते हैं कि बोस जिंदा है। और वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं है। शायद इसीलिए मुझ पर उनकी नजर है। नजर है? पर किसकी? और कब से ये सब चल रहा है? डॉक्टर माथुर, अगर आप ध्यान से देखें तो आप पर भी उन्हीं लोगों की नजरें हैं। क्यों? क्या बोस जिंदा है? देखिए, जासूसी मुर्दों पर नहीं की जा सकती। तुम ये सब अकेले कैसे संभाल रही हो? उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे खत जर्मन में लिखा करो। हमारे अंग्रेज दोस्त उन्हें मुझसे पहले पढ़ लेते हैं। अपनी एक तस्वीर भी भेज रहा हूँ साथ में। ये एक बंगाली पोशाक है, कुर्ता कहते हैं इसे। काकू, क्या लिखा आपकी दोस्त ने? लिखा है कि बाहें थोड़ा छोटा होना चाहिए था। कौन चाहता है कि आपकी बाहें छोटी हों? बोलने की बात है भाई। वो चाहती है कि बाहें इतनी लंबी हो तो। कुर्ते की बात कर रही थी भाभी। अच्छा भाभी, कुछ चूड़ियां चाहिए। 1 किलो चूड़ियां बांध दो भाई सुभाष के लिए। मजाक मत कर विभावती, उसकी नजर उतार। किसके लिए चूड़ियां भेज रहा है सुभाष? अरे वही जो इन्हें चिट्ठियां लिखती हैं। चिट्ठी लिखने के लिए तो कलम की जरूरत चाहिए सुभाष, चूड़ियां क्यों भेज रहे हो? वो वियना में चूड़ियां नहीं मिलती भाभी, तो मुझसे मांग लिया। वियना में तो हमारा सुभाष भी नहीं मिलता, उसने वो तो नहीं मांगा। अरे ये वही है ना जिसने तेरी सर्जरी के वक्त तेरी बहुत देखभाल की थी? सुभाषदा, सुभाषदा आप आ जाइए। क्यों लो? ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स आपके बिना हो रही है, आप चले मेरे साथ। अच्छा। कांग्रेस पार्टी के अपने उसूल हैं, अपने नियम कायदे हैं। पार्टी के हर कार्यकर्ता को उन नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई कार्यकर्ता इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पार्टी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सुभाष, कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं मैं नेहरू, और पार्टी के कुछ नियम कानून हैं। मंजूरी ना सही तो इत्तलाई कर देते कि मीटिंग है। हिटलर के साथ किसी भी तरह का समझौता गलत है। कांग्रेस तुम्हारे इस रवैये से काफी परेशान है। मैं कहां समझौते की बात कर रहा हूं नेहरू, हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत हथियार चाहिए, और हिटलर हमारा वो हथियार है। हिटलर? तुम जानते हो ना उसके हिसाब से हिंदुस्तानी भी जूस और अफ्रीकन की तरह नीची जाती हैं। ये बड़ा अच्छा हथियार चुना तुमने। हथियार उतना ही अच्छा या बुरा होता है जितना चलाने वाले की नीयत। हिटलर एक खूनी है बोस। और अंग्रेज वो क्या है? उन्होंने तो आज तक किसी को मारा ही नहीं है ना। इतने सालों से हमारे घर में घुस के हमें मार रहे हैं। क्या फर्क है अंग्रेज और हिटलर में? बापू कभी नहीं मानेंगे, कांग्रेस नहीं मानेगी। मैं ये बात कभी नहीं मान सकता। ये फैसला आपका अकेले का होगा। हिंदुस्तानी वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे। ये फैसला बापू ने अकेले लिया।
हमसे पूछा? हिंदुस्तानियों से पूछा? बापू का विश्वास, उन सिपाहियों से पूछा कभी? बापू का विश्वास है कि हमारी मदद के बदले ब्रिटिश सरकार हमारी बात सुनेगी। अंग्रेजों की तरफ से हथियार उठाना, अपनी जान गंवाना, ये तो अहिंसा का मार्ग है ना नेहरू। नेहरू, तुम एक काम क्यों नहीं करते? बापू से कहो कि अंग्रेजों को समझाएं कि वर्ल्ड वॉर 2 अहिंसा के मार्ग पर चल के जीत लें। और अंग्रेज ही क्यों, उन्हें कहो कि हिटलर को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाए। ये सारी अहिंसा हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों है? नेहरू, कुछ लड़ाइयां ना सिर्फ अहिंसा से नहीं जीती जाती। सुभाष, गांधी जी और नेहरू ने नेताजी का साथ नहीं दिया, पर बोस भी जिद्दी थे। 1939 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी खुद की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भाइयों और बहनों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना है जब तक मुकम्मल आजादी हासिल ना हो। जितना जल्दी हम सब आपसी मतभेद भुलाकर और एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होंगे, उतनी जल्दी हमें आजादी मिलेगी। आप सबका आत्म बलिदान का वक्त आ गया है, ना मालूम कब बिगुल बज उठे। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हमें लाभ उठाना चाहिए। बरसों से हो रहे शोषण के कारण हिंदुस्तान गरीबी की चक्की में पिस रहा है। 2 वक्त की रोटी मुहाल है और इन सब कुरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि है आजादी, जो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। इस वक्त कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। गुलामी सब कष्टों की जड़ है और वक्त आ गया है कि हम सब गुलामी की इन जंजीरों को निकालकर फेंक दें। आप सबको एकजुट, एक प्राण होकर प्रतिबद्ध होना होगा। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता है और ना ही कोई ताकत हिंदुस्तान को गुलाम रख ही सकती है। हां, स्वतंत्रता के लिए मूल्य चुकाना होगा और आप सबको इसके लिए तैयार रहना होगा। हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुए थे, पर आजाद हिंदुस्तान में जिएंगे और आजाद हिंदुस्तान में मरेंगे। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। पुलिस आई थी? आई थी, चली गई। हाँ, इंचॉन। और बोस बाबू? रशिया। बोस कहाँ है? डेड। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बोस ने हमें बेवकूफ बनाया।
हमने ये सोच कैसे लिया? वो रशिया ही तो जाएगा, और कहां जाएगा? और वो इंचियोन क्यों जाएगा? सरकार, हमसे दोबारा वही गलती हो गई। सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हुआ। हम कह रहे थे आपको, घोड़ा चाहे घायल हो या थका हुआ हो, वो घोड़ा ही होता है, वो गधा नहीं बन जाता। गधा तो बोस बाबू हमको बना गए। और पहली बार नहीं, यही पैतरा आज से 4 साल पहले हम सब पर आजमाकर गधा बनाया था। बोस से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घर में नजरबंद किया था और चौकीदारी पर बिठाया था हमको। अरे भाभी, हमें दे दीजिए ना, हम ले जाएंगे। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले जा रही अरे काहे दिक्कत ले रही हैं? रहने दो। अरे कोई परेशानी है ही नहीं, लाइए लाइए, बहुत ही अच्छे। आइए। मैंने मन बना लिया है माँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ। संन्यास से पहले गृहस्थी बसानी होती है सुभाष, बाल बच्चे होते हैं। कहाँ गृहस्थी बचाऊँ? यहाँ बच्चे पैदा करके गुलामों की फौज खड़ा करूँ अंग्रेजों के लिए। सुभाष बाबू, केवल आप ही नहीं है जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इतना सारा लोग हैं, गांधी जी हैं, जवाहरलाल जी हैं, राजेंद्र बाबू हैं, सब शादी ब्याह किए हैं। ऐसा थोड़े है कि ब्रह्मचारी लोग ही आज़ादी के लिए लड़ेगा। आपके साथ समस्या है कि आपको बहुत हड़बड़ी है, और मिल जाएगा आज़ादी। आपको इतना हड़बड़ी है कि आज़ादी आ जाए चाहिए। क्यों? क्या बचपना है बोस बाबू? मैं आपसे एक ही वक्त खाना खाऊंगा। इसे छोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर अपना देश विदेश घूमे, वहां कोई मिला नहीं आपको? अरे छेना प्याज नहीं खाएगा क्या? हम खा रहे हैं फिर। आजकल साधना में ही लगे रहते हैं, किसी से बातें ही नहीं करते। वो ऐसा क्यों करेगा? अब संन्यास लेने का क्या मतलब? शायद आपसे बचते बचते थक गया हो। दरबारी लाल, 24 घंटे निगरानी रखना। सरकार, हम उस घर में जौ में घूम की तरह लग गए हैं। वहां कुछ भी होगा, सबसे पहला भनक हमको लगेगा। वेरी गुड। एक केला ले लें? हाँ, ले लो। धन्यवाद। अरे पूजा की धोती है, हाथ साफ है ना? अरे पूरा पवित्र है, देख लीजिए। एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ हाँ पूछिए। तुमने शादी क्यों नहीं की अब तक? अरे क्या बताएं, सब सुभाष दा का गलती है। इनसे फुर्सत मिले तब तो करें ना शादी। कभी यहाँ कभी वहाँ परेशान कर दिए हैं अभी। अरे हम बता रहे हैं, जिस दिन ये सुधर जाएंगे, विद्या कसम, उसका अगला दिन हम ब्याह कर लें। हम तो मरे जा रहे हैं शादी के लिए। पता नहीं क्या हो गया सुभाष को, संसार से उसका मन ही उब गया है। एक बात बताइए, सुभाष बाबू को योजना वोजना किए हैं? कुछ बताएं आपको? कौन पूछेगा उससे? मौन व्रत ले लिया है अब तो, बात ही नहीं करता किसी से। सरकार। क्या है? बोस बाबू अब मौन व्रत रख लिए हैं। Really? स्टैनली, क्या ऐसा एक दिन नहीं हो सकता जब हम बोस की बात ना करें? अब तो उसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आखिर उसका मुंह बंद करवा ही दिया। उसे घर से बाहर निकलने मत देना। जी सरकार।
बउआ, कान ऐसा साफ करो कि बोस बाबू का एक एक धड़कन हमको सुनाई दे, समझ रहे हो? आराम से भाई। बाबू जरा सर तो घुमाइए इस तरफ, नहीं तो जो कान में तेल डाला था ना वो जम जाएगा। This is my destiny. To be free, be free. This is my destiny. To be free, be free. This is my destiny. To be free, be free. This is my destiny. আমার হাতে বেশি গান, আমার হাতে বেশি গান, সাম্রাজ্যবাদী সাবধান। बोस बाबू को फरार करने में पूरे परिवार का हाथ था। इधर हम कान साफ करते रह गए और उधर बोस बाबू की जगह उनके भतीजे औरबिंदो ने ले ली। सुभाष बाबू, अमरूद बहुत अच्छा पका है, खाइएगा। अच्छा, आपके लिए बाहर छोड़ दिए हैं, ले लीजिएगा। हम चिट्ठी पोस्ट करके आते हैं। कैसा सन्नाटा छा रहा है, बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। बोस बाबू मौन व्रत ले लिए हैं, बोल बोल कर पूरा देश में आग लगा दिए थे। आजकल तो न किसी से बोलता है न मिलता है। कहीं समाधि वमाधि तो नहीं ले ली? दरवाजा तोड़ दें? नहीं, मगर कभी कभी कमरे से सिगरेट की महक और लाइटर की आवाज तो आती है, उसी से समझ जाती हूँ कि सब ठीक ठाक ही है। है गो आशी, आशी गो। 10 दिन तक ये खेला चलता रहा। सुभाष बाबू किसी से मिलते नहीं थे, लेकिन उनके कमरे से सिगरेट की सुगंध, लाइटर का संगीत और चिट्ठियों की श्रृंखला से हम निश्चिंत थे कि हाथी पकड़ में है। लेकिन बोस पेशावर पहुंच चुके थे। बंदूक नीचे, मुझे आपके जर्मन दोस्तों ने भेजा है। सुभाष, रहमत खान। सर, रॉयल बंगाल टाइगर चेक पॉइंट बी तक पहुंच चुका है। 2 दिन में चेक पॉइंट सी तक पहुंच जाएगा। डॉट ग्रुप तैयार रहे। शुक्रान। यहाँ हर दूसरा आदमी अंग्रेजों का जासूस है। हिंदुस्तान में मुझे भगत सिंह तलवार बुलाते हैं, लेकिन यहाँ मुझे रहमत खान बुलाइएगा। रहमत, मुझे रशिया पहुंचना है, जल्द से जल्द। रशिया में कौन है आपका? कोई नहीं। तो रशिया हमारी अंग्रेजों से लड़ने में मदद करेगा। उन्होंने भी अपनी आजादी क्रांति से ही पाई है। लेकिन गांधी जी तो कह रहे हैं कि सब्र करो। और कितना सब्र करेंगे रहमत?
अगर अगले 100 साल 1000 साल तक भी सब्र और अहिंसा से अंग्रेज खुश ना हुए तो क्या हम 1000 साल तक सत्याग्रह ही करते रहेंगे? बोस बाबू, यहाँ से चलते हैं। अब आगे बढ़िए, बिल्कुल पीछे मत मुड़िएगा। आगे मिलता हूँ। हेलो ऑफिसर। उसका उसने हम सब की इज्जत मिट्टी में मिला दी स्टैनले। ये कैसे होने दिया तुमने? ढूंढो उसे। 10 दिन हो गए थे जब पता चला था कि सुभाष बाबू हाउस अरेस्ट से बचकर रफू चक्कर हो गए थे। हम ही चौकीदारी पर थे सरकार। कहा कहीं अपना मुंह पर थप्पड़ मारने को मन कर रहा है। भाग गए। अरे भाई अब देखना। बोस बाबू कहां थे ये पता करना शायद अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का पक्का यकीन था कि बोस बहुत दूर तो नहीं थे। हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए उन्हें सरहद तो पार करना ही पड़ता। बस ये पड़ा पार हो जाए, आप अपनी मंजिल की ओर नजदीक आ जाएंगे। एक बार हिंदुस्तान की सरहद के पार चले गए, आधी मुश्किलात हल हो जाएंगी। बॉर्डर पर कुछ अंग्रेज अफसर मिलेंगे, उनके सवालों का हमें सोच समझ के जवाब देना होगा। आप समझ रहे हैं ना बोस बाबू? बोस बाबू, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? Passports, please. चलिए। Passports, please. कौन है ये? मेरा भाई है। भाई की जबान पे ताला लगा है क्या? खुद बोलने दो इसे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? बोल नहीं सकता। एक हादसे में इसकी आवाज़ चली गई। हम इसे आदा शरीफ के मज़ार में लेके जा रहे हैं। बड़ा बुरा हुआ इनके साथ। चलो कोई बात नहीं, आदा शरीफ सब ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक मिनट, ऐसे ही जाने दोगे क्या? क्या पता झूठ बोल रहा हो। मुंह खोलो, मुझे जुबान दिखाओ। ओहो, चलो चलो चलो। जब जबान ही अकड़ी हुई है तो क्या बोलेगा बेचारा। 21st January 1941। सेबेस्टियन de Bose हिंदुस्तान से भाग चुका है, अफगानिस्तान पहुंच चुका है। हमें नहीं पता अब वो कैसा दिखता है, तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। सरकार, एक सुभाष बाबू फितूरी, दूसरा आप फितूरी। आप काहे धैर्य खो रहे हैं? सुभाष बाबू ना वहां की जबान जानते हैं ना भाषा। वो कितना आगे जाएंगे बताइए? बोस बाबू, रशियन एम्बेसडर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी मुश्किल लग रही हैं।
आसान होता तो आपकी मदद थोड़ी चाहिए होती। आप कोशिश करते। पुलिस। दरवाजा खोलो। जी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जी आया आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब खैरियत? सबर। ये कौन है? जी मेरा भाई है, फूफी की बेटी की शादी में आया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी बोल नहीं सकता, गूंगा है। क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? इधर सब क्लियर है जनाब। आगे वाला मोटेल देखते हैं। देखो तुम्हारा रिश्तेदार है तो हमको भी तो ख्याल रखना होगा। अब हमारे आदमी हो तुम। जब तक यहां हो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आते रहेंगे हम। ये जगह ठीक है नहीं। इतनी कीमती घड़ी पहन के मत घूमिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुनिया की सारी पुलिस एक जैसी है। आज चाहे कुछ भी हो जाए पर हम मैनेजर से मिलकर आना। बहुत दिन हो गए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बोस बाबा। आज हम जरूर मिलेंगे उनसे। और इस बार भी तुम्हें ये रशियन एम्बेसी में घुसने नहीं दिया तो बाहर ही पकड़ लूंगा उसे। वक्त बहुत कम है रहमत। सुनो, उसे अच्छे से समझाना कि मेरा स्टालिन से मिलना बहुत जरूरी है। रेशा की हेल्प के बिना हम नहीं कर पाएंगे ये। जानता हूँ सुभाष बाबू, आप कई बार कह चुके हैं। इस वक्त चलें। रहमत, बात हुई? वो नहीं माना। पता नहीं अंग्रेजों ने क्या पट्टी पढ़ाई है उसे। वो रशियन एम्बेसडर आपको अंग्रेजों का जासूस मानता है। अंग्रेजों का जासूस? कहां से मिलती है इन्हें अपनी इंफॉर्मेशन? जासूस लगता हूं मैं? सुभाष बाबू, मुझे लगता है कि आपको यहां से निकलना चाहिए। यहां कुछ नहीं हो रहा। अगर आप एक बार अंग्रेजों के हाथों में पड़ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, जर्मनी। इटालियंस ने आपके लिए पासपोर्ट बनवाया है। उम्मीद है कि हिटलर आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाए। सुभाष बाबू, क्रांति आपसे जिंदा है, चाहे आप वो रशिया से लाएं या जर्मनी से। जहां एक तरफ बोस बाबू इटालियन पासपोर्ट लेकर जर्मनी जाने की तैयारी में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ स्टैनली का पागलपन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
अंग्रेजों की नाक के नीचे से गायब हुए थे बोस बाबू। दुख तो होना वाजिब था। I'm sorry, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे लगा था कि आप वापस कभी नहीं आओगे। I'm sorry, मैं ज्यादा खत नहीं लिख पाया, पर मैंने तुम्हारे सारे खत पढ़े बहुत बार। देखो तो जरा भी नहीं बदले। थोड़ा वजन शायद कम हो गया है, या शायद बढ़ा है। बाल जरूर कम हुए। मैं कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। ये क्या है? खोल के देखो। आप भूले नहीं। मैं कभी नहीं भूलता। सुभाष, मुझे लगता नहीं जो तुम कर रहे हो वो उचित है। तुम जानते हो कि हिटलर इंटररेशियल शादी के खिलाफ है। अंग्रेज वैसे ही आपके खिलाफ है, और ये शादी करके आप हिटलर को भी नाराज कर देंगे। जरा सोच के देखो। अंग्रेजों की गुलामी कम है डॉक्टर माथुर? क्या अब हिटलर के भी गुलाम बने? कल शादी है और आपको जरूर आना है। रसन शांदे, हिटलर का लागू किया गया वो कानून जिससे किसी भी जर्मन का किसी भी गैर जर्मन के साथ कोई भी संबंध गैर कानूनी था। This woman did not respect our rights. She must be punished. The non-German who will marry a German. तुम ठीक हो? सुभाष, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। काश मैं तुम्हें अपने साथ हिंदुस्तान ले जा सकता, बहुत जल्द। ओके?
बोस जर्मनी में अकेले थे जो डंके की चोट पर अपने मन की कर सकते थे। रसन शांदे के कानून के खिलाफ एमिली और बोस ने शादी तो कर ली, अब उसकी भरपाई हर रोज हो रही थी। बोस को अगर बर्लिन में खतरा था तो बर्लिन में बैठे बोस से ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान में अभी भी खतरा था। आजकल बोस क्या कर रहा है? बर्लिन में। No. इन इंडिया। बोस इंडिया वापस आ गया है? सरकार, हम आपको बताने ही वाले थे। अब क्या किया उसने? चलो और तुम खुद जान लो। मैं अपने देशवासियों को कह रहा हूं कि अंग्रेजों की आर्मी में भर्ती होने की सोचें भी ना। ये काम वो क्रांतिकारियों के लिए छोड़ दें। वो क्रांतिकारी जो याद रखें कि वर्दी उन्होंने अंग्रेजी सरकार की पहनी है, लेकिन आत्मा हिंदुस्तानी की है। और जब आजादी का दिन आए तो क्रांतिकारी को याद रहे कि उसे क्या करना है। Bloody hell. सोल्जर्स को उकसा रहा है। हमारे भी सोल्जर्स लड़ रहे हैं। इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें धोखा दिया तो? आजाद हिंद रेडियो। बोस बर्लिन से हिंदुस्तानियों के साथ बात कर रहे थे, जो हर घर हर हिंदुस्तानी सुन रहा था, और वो जो बोल रहे थे उससे अंग्रेजों में दहशत फैल रही थी। बात दिल्ली तक पहुंच गई। वाइसरॉय घबराए हुए से बैठे थे। जंग में जरूरी है कि हम अपने सोल्जर्स पर भरोसा करें। हमारे ऑफिसर्स के लिए सबसे जरूरी है हिंदुस्तानी सोल्जर्स की वफादारी। बोस बगावत पे उतर आया है और तुम इस बारे में क्या कर रहे हो? कोशिश जारी है, योर एक्सीलेंसी। मैं बताता हूं तुमको, तुम पूरी तरह से फेल हो चुके हो। अब ये काम ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस करेगी, तुम नहीं। उनको जो भी मदद चाहिए वो मदद तुम करोगे। ऑफ कोर्स योर एक्सीलेंसी। किधर है तुम्हारा छोटा गूंगा भाई? फूफी की बेटी की शादी में आया था। पीटर फ्लेमिंग, ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के सबसे काबिल अफसर को बोस के पीछे लगाया गया था। इसका मुंह ऐसा नहीं खुलेगा, ऐसे खुलेगा। भगत सिंह तलवार, तुमने बोस की जर्मनी पहुंचने में मदद की। आप क्या बात कर रहे हैं? झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है हिटलर रशिया पर हमला करने वाला है? जर्मनी ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम्हारी इंफॉर्मेशन शायद पुरानी हो चुकी है। यह होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। अगर तुम्हें इसे रोकना है तो मदद करो हमारी। मैं ही क्यों? मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। जर्मन्स ने तुम्हें एक ट्रांसमीटर दिया है जिससे तुम उन्हें खबरें देते रहते हो। फैशिस्ट को रोकने में हमारी मदद करो। तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मौका है अपने विश्वास के लिए कुछ करने का। उन्हें तुम पर भरोसा है। तुम उन्हें जो बताओगे वो उसे मान लेंगे। फ्लेमिंग जानता था कि रहमत बोस का वफादार था, लेकिन रहमत कम्युनिस्ट क्रांति के लिए सबसे ज्यादा वफादार था। क्या बोस और हिटलर मिल चुके हैं? बोस और हिटलर मिलने को तैयार थे। जब उनसे बात करे अदब से करे। वो जर्मनी के नेता है, फ्यूहर है। एक छोटा सा गलत कदम और पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। प्लीज आप एक बार सोच लो, क्या उनसे मिलना जरूरी है? एमिली, मुझे पता है वो जो कर रहा है वो बहुत गलत है, पर अगर वो ब्रिटेन के खिलाफ हमारी मदद करने के लिए मान जाए तो मैं इस गलत राह पर चलने को तैयार हूं। हमें उसकी जरूरत है। मिस्टर बोस,
अब आपकी फ्यूरर से मुलाकात होगी। उनसे आप जो भी कहेंगे सोच समझ कर कहें। आप तैयार हैं? मैं पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहा हूं। मिस्टर हिटलर। आइए मिस्टर बोस, पहले तो ये बताइए आपको कैसे पता वो मैं नहीं था? नकली हिटलर को अपनी इमेज की परवाह होती है, असली हिटलर को नहीं। आपके डुप्लीकेट को काफी बुरा लगा, मैंने उसे पहचाना नहीं। थैंक यू। ब्रिटिश जो आपसे डरते हैं गलत नहीं सोचते, तो ब्रिटिश एम्पायर को कैसे गिराएंगे आप? हिस्ट्री में जैसे किसी भी एम्पायर को गिराया गया है, आर्मी की मदद से। और कहां मिलेगी आपको ये आर्मी? यहीं आपके पास। इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मुझे दीजिए और मैं अपनी आर्मी खड़ी कर दूंगा। और उन सबको इंडिया कैसे ले जाओगे? मैं अपनी आर्मी को रशिया के थ्रू हिंदुस्तान ले जाऊंगा और हिंदुस्तान को ब्रिटेन से आजाद कराऊंगा। और तुम्हें क्यों लगता है वो ये करने को तैयार होंगे? क्योंकि अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। क्योंकि अब तक उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि हम ये कर सकते हैं। मिस्टर बोस, आपको पता है फ्यूरर को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे पता है। फ्यूरर को नेता कहते हैं और हिटलर ने आपको नेताजी बुलाया, लेकिन ये सिपाही सीधे सीधे मना कर रहे हैं। वो जर्मन्स को अपना दुश्मन मानते हैं और आपको जर्मन स्पाई। खुद को अंग्रेजों का वफादार और मैं जर्मन स्पाई। आइए देखते हैं ये वफादार एक स्पाई की बात मानते हैं कि नहीं। जाइए, जाके हिटलर को बता दीजिए, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, हमें तोड़ नहीं सकता। कोई गद्दारी नहीं करेंगे। बहुतों ने कोशिश की है। बोस बाबू, हम सब सिपाही हैं, गद्दार नहीं। मंगल पांडे को क्या कहेंगे आप लोग? वो भी सिपाही थे, गद्दार? ये लड़ाई हमारी नहीं है। हम सब बस एक हथियार है, एक रिवॉल्वर की तरह, जिसका ना कोई मकसद होता है ना मंजिल होती है, बस जिसके हाथ में है वो इस्तेमाल करता है। मतलब आप चाहते हैं हम हिटलर के लिए लड़ें? बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लिए लड़ें, अपनी आजादी के लिए लड़ें। अगर खून बहाना है तो हिंदुस्तान के लिए बहाएं। अगर शहादत हो तो भारत माता के लिए हो, अंग्रेजों के लिए क्यों? मैं यहां आपसे अपने लिए मदद मांगने नहीं आया हूं। हिंदुस्तान जितना मेरा है उतना आप सबका भी है। मैं यहां आपसे हिंदुस्तान की आजादी मांगने आया हूं। अगर ये काम कर गया तो बोस पकड़ा जाएगा। पकड़ा तो वो जा चुका है, बस उसे ये पता नहीं है। जय हिंद बोस बाबू, रहमत खान बोल रहा हूँ। जय हिंद रहमत। यहाँ पर काफी अंग्रेजों के खिलाफ हवा गर्म चल रही है, वहाँ पे क्या चल रहा है? हमने यहाँ पर एक आर्मी खड़ी कर ली है रहमत। हम जल्दी ही हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। जर्मनी में आर्मी कहाँ से मिली बोस बाबू? अंग्रेजों ने जिन्हें लावारिस छोड़ दिया उन्हीं लोगों से बनाई है। हिंदुस्तानी POWs हैं। बोस बाबू, ये तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी उसने। उन्नीस 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर 2000 सिपाही लेकर नेताजी उतरे थे। आज उनके पास पूरी आर्मी थी। अगर आज बोस अपनी आर्मी लेकर इंडिया पहुंचता है तो न हम उसे रोक सकते हैं और न ही कांग्रेस। विदेशी ताकत की मदद से हिंदुस्तान पर हमला करने वाला हर हिंदुस्तानी देशद्रोही होता है। अगर जरूरत पड़े तो मैं खुद बोस पर तलवार उठाने के लिए तैयार हूं। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! तलवार ने बताया कि उत्तरी अफ्रीका से आए हुए सिपाहियों ने भी नेताजी के साथ जुड़ने, हमारा मतलब है वही बुलाते हैं ना लोग उसे आजकल, नेताजी।
सावधान। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए, तुझसे जीवन पाए। हर तन पाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके। भारत नाम सुहागा। जय हो, जय हो, जय 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 हो, जय हिंद। आज ये लड़ाई जो हिंदुस्तान के बाहर शुरू हुई है, कल हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी। आजादी लड़कर हासिल होती है, मांग कर नहीं। इस लड़ाई में खून बहेगा, हम सबका खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आजादी। हिंदुस्तान की आजादी, हमारे देश की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। हटो। – 1946। वैसे नेताजी को गए हुए 1 साल हो गया था, लेकिन जो गदर की बीमारी उन्होंने हिंदुस्तानी सिपाहियों में लगाई थी वो फैलती जा रही थी। 66 जहाज और 10,000 नेवी के सिपाहियों ने जो विद्रोह शुरू किया वो अब पूरे देश में फैलने लगा था। नेताजी 1945 के बाद किसी को नहीं दिखाई दिए, और एमिली अगर कुछ जानती थी तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। एमिली, क्या तुम्हें लगता है कि बोस? डॉक्टर माथुर, मैंने कहा था कुछ लोगों का मरना बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। बोस बाबू को कभी नहीं देखा गया, और जो देखा गया वो कहानी थी या हकीकत, वो आज तक अंधेरे में है। ঠিক 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 বলেছি, বেশ 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 করেছি। প্রতিবাদী এক আগুনে পড়েছি, বেশ করেছি। ক্ষমতার মুখে পাথর ছুঁড়েছি, বেশ করেছি। শত্রুর মনে শঙ্কা পুঁতেছি, বেশ করেছি। যুদ্ধ যুদ্ধ আওয়াজ তুলেছি, বেশ করেছি। সাবধান বাণী কখনো মানিনি, পারিনি টানতে ব্রিটিশের খানি। সমক সমরে এখনো হারিনি, ইতিহাস সবে আমারে কাহিনী। বোস His actions faster than thought. বোস They look for him where he was not. বোস Incapable of being caught. বোস His lines were sharp and theirs were blunt. বোস वो जिंदा है। कौन? बोस। लगता है वो रशिया में छुपा है। बहुत हो चुका। बोस के बारे में मैं अब कुछ भी नहीं सुनूंगा। डन। तुम्हें बोस के बारे में बात करनी है अब? तुम जानते हो ना बगावत चल रही है नेवी में। खुद हमारे सोल्जर्स हमारे खिलाफ हो गए हैं। सारे देश ने हथियार उठा लिए। पर इसलिए तो बोस को ढूंढना इतना जरूरी है। हम ये देश छोड़ रहे हैं। बोस का किस्सा खत्म हो गया। पर सर। बस करो, एक और शब्द नहीं स्टैनली। बोस मर चुका है, वो प्लेन क्रैश में मारा गया। कहानी खत्म। –1966 लाल बहादुर शास्त्री ऐतिहासिक ताशकेंत शांति समझौते के लिए ताशकेंत रूस गए थे। Sure. He knew what he was gonna do, did what you wanted to. You tried to blame him and couldn't contain him before. He took the fight to the top of the line through the door.
कृपया हिंदुस्तान के लिए ट्रंक कॉल बुक कीजिएगा। They looked for him where he was not, incapable of being caught. His lines were sharp, but theirs were blunt. Atoms of futility, broken down to his utility. Together, how can we be? But our weakness is unity. Subhash ke buddha, 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 Shokto. हेलो, हम दरबारी लाल बोल रहे हैं सरकार। ठीक कह रहे थे। बोस बाबू जिंदा हैं, रसिया में हैं। ঠিক বলেছি, বেশ 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 করেছি, প্রতিবাদী এক আগুনে পড়েছি, বেশ করেছি, ক্ষমতার মুখে পাথর ছুঁড়েছি, বেশ করেছি, শত্রুর মনে শঙ্কা পুঁতেছি, বেশ युद्ध के बाद ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ कहानियों का अंत ढूंढ पाना नामुमकिन होता है। नेताजी की कहानी में अंत तो है, लेकिन उसे मान लेना मुश्किल है। नेताजी की कहानी जब भी सुनाई जाएगी, लोग सोचने पे मजबूर होते रहेंगे और उनकी मौत की गुत्थी शायद ही कभी सुलझ पाएगी। পরাজয় ভীতি, গরু রণনীতি, রেভলিউশন, আকাশে বাতাসে আমি প্রতিনিধি, স্বাধীন চড়াই শালিক ঈগল, স্বাধীন প্রকৃতি, বিকশিত হোক নবভারতের নবজয়গীতি, স্বাধীন সকাল আনবই কাল হব সেনাপতি, আগামীকালের ডাক শোন, তবে রক্ত বইলে স্বাধীনতা পাবে, ভয়কে হারালে নির্মম ভাবে জয়ের পথটা সোজা দেখা যাবে। বিপ্লবী আমি, বিপ্লব চাই, বিপ্লব আনে রক্ত, অশনি সময় পরাধীন দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত। Living inside the heads, more alive than dead. They ate what they were fed. History written in red. A country to be free. Despite with evil and greed. Is what the people need. Your freedom will make you bleed. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.